ये धवन का एक आर्टिकल है जो कि मैं आप लोगों के साथ कर रही हूँ। और धवन का जो आर्टिकल है उसका लाइक निकिता धवन, इसमें हम लोग कॉस्मोपॉलिटनिज्म के बारे में बात करेंगे और ग्लोबल जस्टिस के बारे में बात करेंगे। कॉस्मो जो निकिता धवन है, वो कॉस्मोपॉलिटनिज्म के बारे में जब बात करती हैं तो आप सब लोग जानते हैं कि जैसे फॉर एग्जांपल हम लोगों ने लिंकलेटर के बारे में पढ़ा है। एक सेकंड, मैं ये रिकॉर्डिंग ऑन कर देती हूँ। ओके, आई थिंक रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो चुका है। हम लोगों ने कॉस्मोपॉलिटनिज्म के बारे में आप लोगों को थोड़ी बहुत अंडरस्टैंडिंग होगी, जैसे कि फॉर एग्जांपल आप लोगों ने क्रिटिकल थियरी में लिंकलेटर के बारे में पढ़ा होगा, जहां कोई कॉस्मोपॉलिटन कम्युनिटी के बारे में बात करते हैं। और एक कॉस्मोपॉलिटन कम्युनिटी के बारे में वो बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उनके अनुसार ये जस्टिस तक अप्रोच करने में एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाएगा, फ्रीडम लोगों को दिला सकती है। कॉस्मोपॉलिटन जब कम्युनिटी के बारे में बात की जाती है तो कॉस्मोपॉलिटनिज्म को एक बहुत पॉजिटिव टर्म्स में दिखाया गया है, जो इक्वालिटी, जस्टिस, फ्रीडम, ये सबकी संभावनाओं की पॉसिबिलिटी लेकर आती है। जब हम लोग इसका मतलब कॉस्मोपॉलिटनिज्म एक पैनिसिया की तरह हमारे सामने जो है पेश किया गया है। लेकिन यहाँ पर जो निकिता धवन है वो कॉस्मोपॉलिटनिज्म के आइडिया को का एक क्रिटिकल अप्रोच प्रोवाइड करती हैं और वो बताती हैं कि कैसे कॉस्मोपॉलिटनिज्म जो है वो एक कोअर्सिव कॉस्मोपॉलिटनिज्म के बारे में हमें ज्यादा दिखता है। और इस कॉस्मोपॉलिटनिज्म को भी एक एक प्रोजेक्ट की तरह इस्तेमाल करते हुए कैसे जो वेस्टर्न कंट्रीज हैं उन्होंने इसको अपने कंट्रोल में किया। फिर जो एजेंसीज हैं, जैसे कि अगर हम लोग नॉन स्टेट एजेंसीज के बारे में बात करें तो उसको अपने कंट्रोल में किया, उन्होंने अपने कंट्रोल में यू नो इसको एक प्रोजेक्ट की तरह किया। फिर हम लोग देखते हैं कि जब हम लोग थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज के बारे में बात करते हैं या न्यूली इंडिपेंडेंट स्टेट्स के बारे में बात करते हैं, जहां हमें सबाल्टर्न देखने को मिलते हैं, जिनके इनलाइटनमेंट के लिए और जिनके फ्रीडम के लिए इस कंसेप्ट को स्पेशली लेकर आया गया था, जो कि मार्जिन पर जो लोग हैं उनके, जो वॉइसलेस लोग हैं उनको वॉइस प्रोवाइड करने के लिए, इक्वालिटी, जस्टिस और फ्रीडम प्रोवाइड करने के लिए ये जो आइडिया है ये लेकर आया गया था, ये कंसेप्ट लेकर आया गया था, जहां हम केवल बाउंड्रीज के कंटेक्स्ट में या टेरिटरी के कंटेक्स्ट में ही चीजों को नहीं समझे, बल्कि बाउंड्रीज के बियॉन्ड जाकर हम लोग उनको समझे। तो यहाँ पर जो आइडिया था वो ये कि ग्लोबल की जब हम लोग जस्टिस के बारे में बात कर रहे हैं, इक्वालिटी या फ्रीडम के बारे में बात कर रहे हैं, तो हमें सिटीजन के कंटेक्स्ट में ही केवल बात नहीं करना चाहिए, बल्कि हमको बियॉन्ड जाना चाहिए, टेरिटरीज के बियॉन्ड जाना चाहिए, लोकेलिटीज के बियॉन्ड जाना चाहिए। तो हम लोग देखते हैं और ये जो आइडिया है कॉस्मोपॉलिटनिज्म का, ये टेरिटरीज के बियॉन्ड लेकर जाता है, बाउंड्रीज के बियॉन्ड लेकर जाता है। बाउंड्रीज के बियॉन्ड लेकर जाता है। यहाँ पर अभी जैसे हम लोग अपने यू नो रिसेंटली हम लोग देख रहे हैं या अपने कंटेम्प्रेरी टाइम में हम लोग देख रहे हैं कि जो ग्लोबल सिटीजन्स के जो मूवमेंट्स हैं वो दिन पर दिन बढ़ते जा रहे हैं, जहां पर वो जस्टिस के लिए डिमांड कर रहे हैं। उनका एक एक्सप्लिसिट गोल है जस्टिस के लिए डिमांड करना। जो लोग केवल डोमेस्टिक जस्टिस के लिए बात करते हैं, या जो लोग केवल केवल अपने फेलो सिटीजन्स या अपने जो इमीडिएट कम्युनिटीज हैं केवल उनके हित को ध्यान में रखते हुए बात करते हैं, उसके कॉन्ट्रास्ट में अगर देखा जाए तो आज ट्रांसनेशनल जस्टिस के बारे में बात हो रही है। आज हम लोग ग्लोबल जस्टिस के बारे में बात करते हैं, जो कि एक बहुत ही ब्रॉडर और एक बहुत ही डीपर कमिटमेंट लेकर आते हैं, जहां और ये जो कमिटमेंट है ये किसके साथ है? ये कमिटमेंट केवल आपके फेलो सिटीजन्स या आपके जो इमीडिएट कम्युनिटीज हैं या जो आपकी बाउंड्रीज के अंदर लोग हैं, केवल उनके साथ ये कमिटमेंट नहीं है, बल्कि जो इन बाउंड्रीज के बियॉन्ड है, जिन्हें हम लोग स्ट्रेंजर्स कहते हैं, ये कमिटमेंट उनके साथ है। ये जो कमिटमेंट है ये बहुत बड़ा कमिटमेंट है। इन दैट वे दे आर टॉकिंग अबाउट ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड। जो अभी जो लैंग्वेज आ रहा है वो लैंग्वेज है ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड का, जहां पर हमारे रिस्पॉन्सिबिलिटीज या जो हमारे ड्यूटीज हैं वो केवल हमारे फेलो सिटीजन तक ही सीमित नहीं है, बल्कि बीच बीच में ये आ रहा है।
ओके हमारे फेलो सिटीजन तक ही सीमित ना हो, बल्कि ये हमारे ये बाउंड्री के बियॉन्ड हो। सो हम लोग देखते हैं कि आज के टाइम में जितने भी ग्लोबल मूवमेंट्स हैं, जो भी हम लोग ग्लोबल सिटीजन मूवमेंट के बारे में बात कर रहे हैं, their focus is actually on all kinds of injustices, like economic injustices, political, cultural, sexual aspects of injustices. They are talking about all kinds of injustices. They are talking about all kinds of injustices. So हम लोग देखते हैं कि इससे जो language निकला, that language was about human rights. That language was about equitable distribution of resources. That language was about politics of recognition and representation. जहाँ पर आइडिया है कि पूरा जो विश्व है वो एक समाज के तरह है। जैसे हम लोग वसुधैव कुटुंबकम के बारे में बात करते हैं, उबुंटू के बारे में बात करते हैं, फॉर एग्जाम्पल जर्मन लैंग्वेज के कंटेक्स्ट में देखा जाए तो वी आर टॉकिंग अबाउट वॉल्चरेश, तो ये सब जो पर्सपेक्टिव है, ये एक वर्ल्ड सोसाइटी के एस्पेक्ट को लेकर आते हैं, जहां आइडिया है कि सभी को इक्वल अपॉर्चुनिटीज हो, सभी के पास इक्वल पार्टिसिपेशन का अधिकार हो। तो यहाँ पर जैसे कि मैंने आपको बताया कि जैसे हम लोग वसुधैव कुटुंबकम के बारे में बात करते हैं, उबुंटू के बारे में बात करते हैं, ये एक कॉस्मोपॉलिटन समाज के बारे में बात करते हैं, जहां पर एक नए तरीके के इंटरेस्ट को लेकर आया जाता है, जहां पर वी आर टॉकिंग अबाउट वी कैन से ग्लोबल और प्लेनेटरी कॉन्विवियलिटी, जहां पर हम लोग सौहार्दपूर्ण के बारे में, पूर्णता के बारे में बात करते हैं, जहां पर हम लोग ऐसे कॉस्मोपॉलिटनिज्म के बारे में बात करते हैं जिसके अंदर एथिको पॉलिटिकल इम्पेरेटिव्स हैं। लोगों के सभी एथिको पॉलिटिकल इंटरेस्ट को इक्वालिटी के साथ देखा जाए, इक्वालिटी के साथ ट्रीट किया जाए, और जैसा कि मैंने आपको बताया सौहार्दपूर्णता को बनाए रखा जाए वर्ल्ड में, समाज में जो सौहार्दपूर्णता उसको बनाए रखा जाए। सो दैट इज कॉल्ड कॉन्विवियलिटी। सो जैसे कि मैंने आपको बताया कि जैसे डिफरेंट हम लोगों को, जब हम लोग वसुधैव कुटुंबकम के बारे में बात करते हैं, या जब हम लोग उबुंटू के बारे में बात करते हैं, ये अब ज्यादा पॉपुलैरिटी गेन करते जा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर जो मेन फोकस है वो ह्यूमैनिटी के बारे में है, यानी जो बॉन्ड्स ऑफ ह्यूमैनिटी है, दैट इज यूनिवर्सल। यहाँ पर ह्यूमैनिटी पर ज्यादा फोकस किया जाता है। अभी के वर्ल्ड में जब हम लोग बात करते हैं, तो हम लोग देखते हैं कि किस तरीके से जो पूरा वर्ल्ड है वो इंटरकनेक्टेड है। एंड आज जो पूरा जो ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड है, उसमें इंटरडिपेंडेंसी इतनी ज्यादा है कि कहीं ना कहीं पर जो सॉलिडारिटी का जो प्रोजेक्ट है, सॉलिडारिटी अक्रॉस बॉर्डर्स का जो प्रोजेक्ट है, वो ट्रांसनेशनल सिटीजन्स मूवमेंट को चलाने में एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभा सकता है। इट इज मोर प्रॉमिसिंग, सॉलिडारिटी अक्रॉस बॉर्डर का जो आइडिया है, दैट इज मोर प्रॉमिसिंग, टू फैसिलिटेट अ ट्रांसनेशनल सिटीजन्स मूवमेंट, जो कि कहीं ना कहीं पर एक डेमोक्रेटिक ट्रांसनेशनल इंस्टीट्यूशंस को क्रिएट करने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभा सकता है। डेमोक्रेटिक ट्रांसनेशनल इंस्टीट्यूशंस यानी कि जो बियॉन्ड के, जो स्टेट्स के बियॉन्ड या बाउंड्रीज के बियॉन्ड जो इंस्टीट्यूशन है, उन्हें ज्यादा डेमोक्रेटिकली काम करने के लिए प्रेरित कर सकता है। तो यहाँ पर अब जो हमें जो एक टर्म देखने को मिला, दैट इज कॉस्मोपॉलिटन, जिसने कि धीरे धीरे ये एक प्रोमिनेंट टर्म हो गया, और हम लोग बोल सकते हैं ग्लोबल जस्टिस को अचीव करने के लिए, पीस और डेमोक्रेसी को अचीव करने के लिए कॉस्मोपॉलिटन जो है उसने बहुत प्रोमिनेंटली अपने आप को स्प्रेड कर लिया, अपने आप को लाइक स्टेब्लिश कर लिया। हम लोग देखते हैं कि आज बहुत बड़े लेवल पर ट्रांसनेशनल सर्कुलेशन हम लोगों को देखने को मिलता है, कैपिटल का, कमोडिटीज का, लोगों का, आइडियाज का, जो इमेजेस हैं वो भी हम लोग देखते हैं कि किस तरीके से ट्रांसनेशनल सर्कुलेशन हो रहा है। एंड इस सेंस में अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं पर जो कॉस्मोपॉलिटनिज्म है, वो जो नैरो अंडरस्टैंडिंग है, जो टेरिटोरियल बेस्ड एफिलिएशंस हैं, उनके बियॉन्ड जाकर सभी के ह्यूमैनिटी के बारे में बात करता है। और ये आज के टाइम में ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज के टाइम पे हर चीज ट्रांसनेशनली सर्कुलेटेड हो रही है।
ओके, सो इन दैट वे व्हेन, और कहीं ना कहीं पर ये जो कॉस्मोपॉलिटनिज्म का आइडिया है ये वर्ल्ड सिटीजनशिप के आइडिया को सामने लेकर आता है, जो कि एक नॉर्मेटिव आइडियल को हमारे सामने रखता है। और वो जो नॉर्मेटिव आइडियल है दैट इज टू परस्यू परफेक्ट सिविल यूनियन ऑफ मैनकाइंड। यू नो, एक परफेक्ट सिविल यूनियन ऑफ मैनकाइंड को, ह्यूमैनिटी को अचीव करना है। Now there is a problem that that Nikita Dhawan is talking about. That she's talking about the bonding that is taking place between liberal, cosmopolitanism, जो कि global capital के साथ काफी हद तक जुड़ा हुआ है, which is actually a problem because जब हम लोग लिबरल कॉस्मोपॉलिटनिज्म के बारे में बात करते हैं तो वी आर फाइंडिंग कि जो लिबरल कैपिटलिज्म के जो डिट्रैक्टर्स हैं they actually highlight the specter of global capital, and global capital को एक necessary condition के रूप में देखा जाता है जिससे कि एक कंटेम्पररी कॉस्मोपॉलिटन सेंसिबिलिटी को क्रिएट किया जा सकता है। तो हम लोग देखते हैं कि जब हम लोग लिबरल कॉस्मोपॉलिटन्स के बारे में बात करते हैं तो उनका ये कहना है कि कहीं ना कहीं पर जो कॉस्मोपॉलिटनिज्म जो है, लिबरल कैपिटलिज्म को जो लोग लिबरल कॉस्मोपॉलिटनिज्म को जो लोग क्रिटिसाइज करते हैं वो ग्लोबल कैपिटल को लिबरल कैपिटलिज्म के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर के रूप में देखते हैं। एंड ये जो ग्लोबल कैपिटल का जो आइडिया है इसके बेसिस पर जो लिबरल कॉस्मोपॉलिटनिज्म के जो आलोचक हैं वो उसको क्रिटिसाइज करते हैं और उनका ये मानना है कि जो कॉस्मोपॉलिटनिज्म है जब वो ग्लोबल कैपिटल को अपने एक बहुत इंपॉर्टेंट या आधारभूत फैक्टर के रूप में लेकर चलती है तो कहीं ना कहीं पर वो जो ग्लोबल एलीट का जो प्रिविलेजेस है उनको वो इंटैक्ट रखती है। ग्लोबल एलीट के जो प्रिविलेजेस है उनको इंटैक्ट रखा जाता है क्योंकि कॉस्मोपॉलिटनिज्म, नियो कॉलोनियलिज्म और इकोनॉमिक ग्लोबलाइजेशन के बीच का जो संबंध है उनकी कंटिन्यूटी को कहीं ना कहीं पर इरेज करके दिखाया जाता है, बल्कि रियलिटी में दे आर नॉट इरेज्ड, दे हैव, whenever we are talking about liberal cosmopolitanism, because they are taking global capital as an important factor, then neo-colonialism, economic globalization, and cosmopolitanism, they all are working with each other, and in that way जो एलिट ग्रुप है उनका जो प्रिविलेज है वो हमेशा बना रहता है। यहाँ पर जो पोस्ट कॉलोनियल जो फेमिनिस्ट है वो एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाते हैं क्योंकि जो पोस्ट कॉलोनियल फेमिनिस्ट है वो दे आर टॉकिंग अबाउट द शॉर्टकमिंग्स ऑफ ट्रांसनेशनल अलायंस। ये जो पोस्ट कॉलोनियल फेमिनिस्ट हैं ये ट्रांसनेशनल अलायंस के शॉर्टकमिंग्स को दिखाते हैं और कैसे दिखाते हैं ये इस चीज को रिवील करते हैं कि कैसे कैसे ये इसको मोबिलाइज किया जाता है ग्लोबल कैपिटलिज्म और इंपीरियलिज्म को और ज्यादा परपेचुएट करने के लिए। सो यहाँ पर जो जो पूरा आइडिया है, अब इसको हम लोग आगे भी, क्योंकि पूरा आर्टिकल एक्चुअली में इसी बारे में है और यहाँ पर जो निकिता धवन है उनका जो मेन आइडिया है वो इसी कंसर्न को एड्रेस करना है और इसके लिए वो कॉस्मोपॉलिटनिज्म की सबसे पहले जीनियोलॉजी के बारे में बात करती हैं, बताती हैं कि कॉस्मोपॉलिटनिज्म कैसे आया, इसका क्या मतलब है, एंड देन वो ये दिखाती है और वो इस चीज को इन्वेस्टिगेट करती है कि कैसे जो ट्रांसनेशनल सॉलिडारिटी या प्लेनेटरी कॉन्विवियलिटी का जो पूरा आइडिया है, जो क्लेम है, वो कैसे वो कैसे ग्लोब और उसके रिसोर्सेज तक एक्सेस को पॉसिबल बनाता है। सो ये जो पूरा आइडिया है ये किया जाएगा और यहाँ पर जो निकिता धवन है वो ये समझाने की कोशिश करती है कि कैसे जो सबॉल्टन ग्रुप्स है वो फिर भी इस कॉस्मोपॉलिटनिज्म के अंदर सबॉल्टन बने रहते हैं और उनका ये कहना है कि जब तक आप सबॉल्टन ग्रुप को इस हेजिमनिक स्ट्रक्चर में इंटीग्रेट नहीं करोगे, इमेंसिपेटरी पॉलिटिक्स में इंटीग्रेट नहीं करोगे, तब तक ये एक एक फ्यूडल रिलेशंस को उपार्जित करते रहेंगे, एक फ्यूडल रिलेशंस को
रिप्रोड्यूस करते रहेंगे, जिसके चाहे इंटेंशंस कितने भी अच्छे क्यों ना हो, पर जरूरी ये है कि सबाल्टर्न ग्रुप को जो हेजेमनिक स्ट्रक्चर है या जो एमेंसिपेटरी पॉलिटिक्स है उसमें इंटीग्रेट किया जाना जरूरी है। अदरवाइज जो पावर रिलेशंस हैं, जो फ्यूडल रिलेशंस हैं, उनको ऑल्टर नहीं किया जा सकेगा। और इसके लिए वो जो निकिता धवन है वो ग्रामसी के रीडिंग्स और गायत्री स्पेविक के की जो अंडरस्टैंडिंग है उसको लेकर चलती है। और यहाँ पर और इनके अंडरस्टैंडिंग के द्वारा वो जो सबॉल्टर्न और जो इंटेलेक्चुअल के बीच का जो टीनियस रिलेशनशिप है उसको एक्सप्लोर करती है, उसको एग्जामिन करती है। और साथ ही यहाँ पर वो ये बताने की कोशिश करती है कि किस तरीके से जो 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 पोस्ट कॉलोनी है वो किस तरीके से एक एम्बिवेलेंट नेगोशिएशन करती है यूरोपियन इनलाइटनमेंट के प्रोजेक्ट के साथ, यूरोपियन इनलाइटनमेंट के लीगेसीज के साथ। सो देयर इज एन एम्बिवेलेंट नेगोशिएशन व्हिच इज आल्सो टेकिंग प्लेस बिटवीन पोस्ट कॉलोनी एंड द लीगेसीज ऑफ यूरोपियन इनलाइटनमेंट, जिसके बारे में जिसको की निकिता धवन एग्जामिन करती है। एंड वो ये समझाने की कोशिश करती है कि किस तरीके से जो लोग, किस तरीके से हमें एक डिसकॉन्टिन्यूटी देखने को मिलती है, जो लोग जस्टिस को और राइट्स को डिस्पेंस कर रहे हैं, यानी जो लोग हाउ शुड आई से जो लोग प्रोड्यूस करते हैं जस्टिस और राइट्स को, और जो लोग लेते हैं उन जस्टिस और राइट्स को, जो लोग रिसीव करते हैं। तो देयर इज दिस गैप, देयर इज दिस discontinuity between the two between the two strata, those who are making and those who are receiving. So those who are making, most of the time they are not integrating, not most of the time but every time they are not integrating those who are going to receive them. So ये discontinuity लेकर ये discontinuity लेकर आता है। और उनको ये लगता है, अमित जो धवन है, निकिता धवन, उनका ये मानना है कि ये दूर किया जा सकता है स्पीवेक के आइडिया के द्वारा, जिसको कि वो एपिस्टेमिक चेंज बोलती है। तो एपिस्टेमिक चेंज के द्वारा ये इस चीज को चेंज किया जा सकता है। सो शी इज टॉकिंग अबाउट दैट, सो शी इज टॉकिंग अबाउट दैट। One second. ओके, सो यहाँ पर डिफरेंट आइडियाज हैं जिसको कि एक्चुअली में निकिता धवन जो है वो क्रिटिसाइज करती है, क्योंकि कॉस्मोपॉलिटनिज्म का जो आइडिया है वो मेनली हम लोग कांट से लेकर चलते हैं तो उसके रूट्स के बारे में बताती है। लेकिन कॉस्मोपॉलिटनिज्म के लिए में जो हमें कंटेम्पररी स्कॉलर्स देखने को मिलते हैं वो है मार्था नासबॉम और उल्रिक बेक। और इन दोनों को, उल्रिक बेक और मार्था नासबॉम को, जो निकिता धवन है वो डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू के साथ, जो कि वो वी स्पाइक, जो कि वो गायत्री स्पीवेक से लेती है, उनको वो क्रिटिसाइज करती है। तो यहाँ पर जब हम लोग कॉस्मोपॉलिटनिज्म के बारे में बात करते हैं तो जो नोशन है कॉस्मोपॉलिटनिज्म का, ये सबसे पहले ग्रीक फिलोसफी के सिनिक स्कूल से आया था। और वहां पर देयर वाज अ फादर ऑफ सिनिक स्कूल ऑफ ग्रीक फिलोसफी, एंड द फादर्स नेम वाज सिनोपे। देयर इज अ फुल नेम बट आई डोंट रिमेम्बर द फुल नेम, बट सिनोपे आई वुड लाइक टू कॉल। सो सिनोपे was Diogenes of Sinope. That was the full name. So जो Diogenes थे, he was like, first he was asked a question, like the question was where you have come from, आप कहाँ से आए हैं। तो जो Diogenes थे उन्होंने ये कहा that I am a citizen of the world. एंड जब वर्ल्ड उन्होंने बोला तो उसमें उन्होंने कहा कॉस्मोपॉलिटन, सो कॉस्मोपोलाइट्स। सो कॉस्मोपॉलिट्स
जो उस टाइम पर स्टार्ट होता था, दैट वाज स्टार्टिंग फ्रॉम KOSMO, सो नो कॉस्मोपोलिट्स. सो अभी जो हम, बिकॉज आई एम टॉकिंग अबाउट ग्रीक टाइम, सो ही वाज द वन हु फॉर द फर्स्ट टाइम recognized himself as a citizen of the world. एंड ये कहीं ना कहीं पर एक इंटेलेक्चुअल हिस्ट्री में एक बहुत ग्राउंड ब्रेकिंग पॉइंट था, क्योंकि अभी तक जितने भी जिसको भी जो भी इंडिविजुअल अपने आप को रिकॉग्नाइज करता था, वो एक वो इंडिविजुअल अपने आप को सिटी स्टेट्स की बाउंड्री तक अपने आप को बाउंड्री के मेंबर के रूप में अपने आप को रिकॉग्नाइज करता था. और यहीं पर जैसे हम लोग बोल सकते हैं कि यहाँ पर आप लोगों ने नाम भी सुना होगा, हिरोक्लस वाज अ स्टोइक थिंकर. एंड यहाँ पर जो हिरोक्लस है, उन्होंने भी बाद में अपना एक एक आइडेंटिटी का मॉडल तैयार किया, जहां पर उन्होंने ये कहा कि हमें अपने आप को एक कॉन्सेंट्रिक सर्कल के रूप में समझना चाहिए. हम एक कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स के रूप में हमें अपने आप को रिगार्ड करना चाहिए, जहां पर सबसे पहले हम लोग अपने आप को देखते हैं, अपने अराउंड अपने आप को देखते हैं, देन हम अपनी फैमिली को तक अपना अस्तित्व देखते हैं, फिर हम अपनी एक्सटेंडेड फैमिली तक अपना अस्तित्व देखते हैं, फिर लोकल ग्रुप, फिर सिटीजन्स, एंड फिर ह्यूमैनिटी तक. सो यहाँ पर जो मेन एम था वो ये था कि इस सर्कल को इतना एक्सपेंड करो कि जिससे पूरी जो ह्यूमैनिटी है वो इंटीग्रेट हो जाए, उस ह्यूमैनिटी के कंटेक्स्ट में हम अपने सेल्फ को देखें. सो इस तरीके से आप देखेंगे कि जब हम लोग यूरोपियन इनलाइटनमेंट के बारे में बात करते हैं, तो यूरोपियन इनलाइटनमेंट के जो फिलोसोफर्स थे, वो भी वो भी इस तरीके के सेंटिमेंट को रिकॉग्नाइज कर रहे थे अपने पॉलिटिकल और एथिकल थियरीज के अंदर. जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर हम लोग रूसो के बारे में बात करें, तो रूसो जो है वो कॉस्मोपॉलिटनिज्म, रूसो का ये मानना था कि कॉस्मोपॉलिटनिज्म जो है वो किसी भी रूप में स्ट्रेंजर्स, दैट इज नॉट, he was appreciating cosmopolits. According to him, cosmopolits were not strangers, and according to him, cosmopolitans did play a very important role, in crossing the imaginary boundaries of, separate peoples. So यहाँ पर the whole idea was to integrate, whole of mankind in their theories, in their benevolence. So यहाँ पर रूसो भी जो है वो कॉस्मोपॉलिट्स को काफी हद तक रिकॉग्नाइज करता है और उनको स्ट्रेंजर नहीं मानता, उनको जो मैन काइंड का आइडिया था वो उसको भी अप्रिशिएट करता है. इसी तरीके से अगर हम लोग कांट के बारे में बात करें, तो कांट जो है वो परपेचुअल पीस के आइडिया के साथ आता है. आप सब लोग जानते हो कि इमैनुअल कांट जो है उसने भी कॉस्मोपॉलिटनिज्म का जो आइडिया है वो दिया था. लैंग्वेज वॉज डिफरेंट, बट दैट वॉज एक्चुअली कॉस्मोपॉलिटनिज्म, जहां पर वो परपेचुअल पीस के बारे में बात करता है और कॉस्मोपॉलिटनिज्म को एक गाइडिंग प्रिंसिपल के रूप में लेकर आता है, जिससे कि लोगों को वॉर से प्रोटेक्ट किया जा सके, और साथ ही जो एक मॉरली ग्राउंड कॉस्मोपॉलिटन राइट को स्थापित किया जा सके, जिसके बिहाफ पर एक यूनिवर्सल हॉस्पिटैलिटी का प्रिंसिपल तैयार किया जा सके. सो कहने का मतलब ये है कि ही वाज coming up with this language of cosmopolitanism as a guiding principle to protect people from war and to morally, ground cosmopolitan right in the principle of universal hospitality. तो यहाँ पर जो कांट है उसका ये मानना था कि एक जो वर्ल्ड सिटीजन है वो ह्यूमैनिटी के प्लूरलिस्टिक स्टैंड पॉइंट से काम करता है, एक कलेक्टिव एक्टर के रूप में काम करता है, एक इगोइस्टिक इंडिविजुअल के रूप में काम नहीं करता है. तो जो कांट है वो एक वर्ल्ड सिटीजन के आइडिया को प्रपोज करता है, जो कि प्लूरलिस्ट स्टैंड पॉइंट के थ्रू ह्यूमैनिटी के बारे में बात कर रहा है, एक कलेक्टिव एक्टर के बारे में बात कर रहे हैं, एक इगोइस्टिक इंडिविजुअल के रूप में नहीं आ रहा है. तो कांट जो है, फॉर एग्जांपल, कांट का ये मानना था कि जो स्टेट सॉवरेनिटी है वो इनवायबल है, लेकिन उसका जो आइडिया था वर्ल्ड फेडरेशन का, वो कहीं ना कहीं पर सभी इंडिविजुअल स्टेट्स को एक यूनिवर्सल
ग्राउंड प्रोवाइड करता है, यूनिवर्सल सिटीजनरी के साथ के प्रति अकाउंटेबल बनाता है। इसके अलावा व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट कांट, he believed that world trade can provide a historical basis for cosmopolitan unity. जो वर्ल्ड ट्रेड है वो कॉस्मोपॉलिटन यूनिटी के लिए एक जो ग्राउंड है वो प्रोवाइड कर सकता है। तो हम लोग देखते हैं कि जो कॉस्मोपॉलिटनिज्म का जो आइडिया है वो किस तरीके से उसकी जो रूट्स है वो हमें एंशियंट ग्रीस में देखने को मिलती है, फिर वो यूरोपियन इनलाइटनमेंट में एक बहुत सेंट्रल रोल निभाता है, और मॉडर्निटी में एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाता है, एंड देखा जाए तो अभी स्कॉलरशिप में इसने एक बहुत प्रोमिनेंट जो प्लेस है वो अचीव कर लिया है। तो हम लोग यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि सोशियलिटी, ह्यूमैनिटी को प्रमोट करते हुए जो कॉस्मोपॉलिटनिज्म है वो एक ट्रांस कल्चरल एक ट्रांस कल्चरल फिनोमेना को लेकर आता है, जिसमें कि द होल आइडिया इज टू नेगोशिएट कल्चरल डिफरेंसेस। जो मेन आइडिया है वो है कल्चरल डिफरेंसेस को नेगोशिएट करना, और ये जो नेगोशिएशन है दैट वुड बी कॉम्पिटेंट इन टर्म्स ऑफ ट्रांस कल्चरल। तो यानी जो डिफरेंट कल्चर है वो एक दूसरे के साथ बियॉन्ड बाउंड्री नेगोशिएट करे, जो कि एक मूव है जिससे कि जो कल्चरल नेगोशिएशन है वो आइडेंटिटी और बिलोंगिंग की जो टेरिटोरियल अंडरस्टैंडिंग है, जो नैरो अंडरस्टैंडिंग है, उसके बियॉन्ड जाएगा। सो इन दैट वे what we are finding is कि कहीं ना कहीं पर ये एक ऐसा सिंगल ग्लोबल कम्युनिटी को तैयार करने के बारे में बात करता है, जो कि नेशनल, रिलीजियस, एथनिक और जेंडर डिफरेंसेस के इररिस्पेक्ट में काम करेगा। जो लोग हैं वो केवल अपने नेशनल, रिलीजियस, एथनिक और जेंडर डिफरेंसेस के साथ ही अपनी बिलोंगिंगनेस को नहीं देखें, बल्कि वो एक सिंगल ग्लोबल कम्युनिटी के बेसिस पर अपनी बिलोंगिंगनेस को देखें, जो कि इन सभी लोगों के शेयर्ड पास्ट और शेयर्ड फ्यूचर्स के बेसिस पर क्रिएट होगा। ये जो एक जो सिंगल ग्लोबल कम्युनिटी है, ये सभी लोगों के पास्ट को ध्यान में रखेगा, सभी लोगों के पास्ट को ध्यान में रखकर अपने आप को कॉन्स्टिट्यूट करेगा, और सभी लोगों के फ्यूचर को ध्यान में रखकर अपने आप को कॉन्स्टिट्यूट करेगा, इररिस्पेक्टिव ऑफ पीपल्स नेशनल, रिलीजियस, एथनिक एंड जेंडर डिफरेंसेस। सो हम लोग देखते हैं कि ये जो कॉस्मोपॉलिटनिज्म का आइडिया है, जब हम लोग पोस्ट कोल्ड वॉर के टाइम पर देखते हैं, ये जो पोस्ट कोल्ड वॉर कॉस्मोपॉलिटन है, दैट इज ऑल अबाउट बीइंग टुगेदर। और ये जो आइडिया है ये हम लोगों को दिखता है कि ये काफी हद तक अपने आप को जो कम्युनिस्ट कलेक्टिविस्ट है उनसे डिसएसोसिएट करता है, क्योंकि जो कम्युनिस्ट कलेक्टिविस्ट थे वो कम्युनिस्ट पार्टी और स्टेट तक ही अपने वो अपने एलिजियंस को केवल कम्युनिस्ट पार्टी और स्टेट तक ही रखते थे। सो इट वाज not possible within communist collectivism. अब यहाँ पर जैसे कि मैंने आप लोगों को शुरू में ही ये बता दिया कि मार्था नासबॉम और उल्रिक बेक जो है वो कॉस्मोपॉलिटनिज्म के बारे में बात करते हैं, लेकिन यहाँ पर जो निकिता धवन है वो उनके कॉस्मोपॉलिटनिज्म को एलीट कॉस्मोपॉलिटनिज्म बोलकर, या ऐसा कॉस्मोपॉलिटनिज्म जिसमें एक बायसनेस है वेस्टर्न वर्ल्ड के प्रति, उसके बारे में बात करते हो, उसको क्रिटिसाइज करते हैं। तो सबसे पहले हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि मार्था नासबॉम और उल्रिक बेक का आइडिया क्या है। देखिए, मार्था नासबॉम और जो उल्रिक बेक है वो उनका ये मानना है कि जो कंटेम्प्ररी कॉस्मोपॉलिटनिज्म है ये कुछ नए अलायंसेस को स्टेट के बॉर्डर्स के बियॉन्ड, रीजन्स के बियॉन्ड, इवन कॉन्टिनेंट्स के बियॉन्ड जाकर कुछ नए अलायंसेस को फैसिलिटेट करता है। सो इस तरीके से अगर देखा जाए तो जो कॉस्मोपॉलिटनिज्म है वो पेट्रियोटिज्म और नेशनलिज्म को क्रिटिसाइज करता है, उसका एक वी कैन से कि उसको कंटेस्ट करता है। और अभी का अगर हम लोग वर्ल्ड देखें, जहां पर वर्ल्ड इंक्रीजिंगली ग्लोबलाइज्ड होता जा रहा है, हम लोग देख रहे हैं कि जो लोगों के जो लाइफ है वो जो कभी एक दूसरे के साथ नहीं मिले थे वो, और वी आर थिंकिंग और वी आर फाइंडिंग कि कभी एक दूसरे से हो सकता है कि पॉसिबिलिटी है कि मिले भी ना,
लेकिन इन सबके बावजूद सभी जो है वो इंटीमेटली कनेक्टेड है, सभी व्यक्ति जो है वो इंटीमेटली कनेक्टेड है। तो हमें ये जो इंटीमेट कनेक्शन है ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड के वजह से, ये कहीं ना कहीं पर अकॉर्डिंग टू नासबॉम एंड बेक ये दिखाता है कि हम एक हम एक इस कनेक्शन की वजह से वी आर मूविंग टूवर्ड्स we are moving towards an emancipatory potential of cosmopolitanism. एंड यहाँ पर वो ये उनका ये मानना है कि हमें ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड की जो पॉलिटिक्स है उसको रीथिंक करने की जरूरत है, जिसमें कि हम लोग जिसमें कॉस्मोपॉलिटनिज्म में उन्हें एक इमेंसिपेटरी पोटेंशियल दिखाई देता है। तो यहाँ पर जैसे फॉर एग्जांपल नासबॉम का काम है दैट इज कल्टीवेटिंग ह्यूमैनिटी, और नासबॉम जब इसके बारे में बात करती हैं तो वो बताती हैं कि जो वर्ल्ड है वो अभी इनएस्केपेबली इंटरनेशनल होता जा रहा है, और अब जो भी वर्ल्ड हम अपने अराउंड देख रहे हैं वो इनएस्केपेबली इंटरनेशनल होता जा रहा है, क्योंकि जितने भी इश्यूज हैं बिजनेस से लेकर एग्रीकल्चर तक, ह्यूमन राइट्स से फेमिनिन के टाइम पर रिलीफ तक, सभी जो है वो हमारे इमेजिनेशंस को बाउंड्रीज के लॉयल्टी के बियॉन्ड लेकर जाते हैं, बाउंड्रीज के लॉयल्टी के बियॉन्ड लेकर जाते हैं। एंड अभी हमारे जो लाइफ है वो चाहे कितने भी डिस्टेंस पे हम लोग रह रहे हैं, but we are living in a world where we are linked to a humanity, and इसको जैसे वो कुछ एग्जांपल्स के थ्रू भी समझाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर कहीं पर फेमिन आ जाता है तो जो पूरा वर्ल्ड है, चाहे आप लोग कितने ही दूर क्यों नहीं रह रहे हो, लेकिन जो पूरा वर्ल्ड है और जो डायस्पोरा है उस पर्टिकुलर कम्युनिटी का, जो डायस्पोरा कम्युनिटी है, वो किस तरीके से उनको हेल्प करने के लिए आ जाती है। हो सकता है वो लोग कभी ना मिले हो सकता है फ्यूचर में भी ना मिले हो, लेकिन दिस रिस्क इज समथिंग, दिस पेन इज समथिंग which is because of which they are linked with each other through humanity। ये जो पेन है ह्यूमैनिटी, इसके जरिए जो लोग हैं, खासकर उल्रिक बेक इस बारे में बात करते हैं कि लोग एक दूसरे के साथ जुड़ते हैं। तो यहाँ पर व्हाट वी आर फाइंडिंग इज कि व्हाट नासबॉम इज सेइंग इज कि जो कल्टीवेट हुआ है ह्यूमैनिटी, ये एक बहुत कॉम्प्लेक्स और एक इंटरलॉकिंग वर्ल्ड को क्रिएट करता है, जिसमें हम लोग एक कॉमन नीड्स के बारे में बात कर रहे हैं, सबके एम्स भी एक तरीके के हैं, और ये भी जरूरी है समझना कि हम डिफरेंट कंटेक्स्ट में डिफरेंट लोगों के प्रॉब्लम्स को डिफरेंट तरीके से रियलाइज करने लगे। यानी कि people in like for example I was watching a movie Skater Girl, और ये जो मूवी है उसमें ये दिखाया जाता है कि राजस्थान में किसी जगह पर एक फॉरेन लड़की आती है, और वहां पर जो रहने वाली लड़की है शी बिलोंग्स टू अ लो कास्ट फैमिली। तो वहां पर वो लड़की आकर देखती है कि किस तरीके से जो गांव के लोग हैं वो एक दूसरे के साथ डिस्क्रिमिनेशन करते हैं। ये डिस्क्रिमिनेशन आपको गांव में अभी भी देखने को मिलता है। तो वो उस लड़की के पोटेंशियल को पहचानने की कोशिश करती है, और वो देखती है कि ये लड़की बोर्ड वाला जो स्केट होता है उसमें बहुत अच्छी है, और वो उसको गांव के बहुत सारे लोगों को स्केट ला कर देती है, और यहाँ बहुत सारे बच्चों को यहाँ तक कि उनके लिए एक स्केट पार्क भी बनाया जाता है। और इसका मतलब ये है कि when she came there, she was able to understand that she was not supposed to look at their problem from her perspective। उनके प्रॉब्लम को वो अपने पर्सपेक्टिव से समझ के नहीं कर सकती है, इसके लिए उसको उस बच्चों के प्रॉब्लम को उस गांव में रहते हुए उन लोगों के कंटेक्स्ट में उनके प्रॉब्लम को समझना होगा। So when we are talking about cultivating humanity, then what Nasboom is saying is that cultivate our humanity in a complex, interlocking world. It involves understanding the ways in which common needs and aims are differently realized in different circumstances। यानी different circumstances में differently कैसे उन common aims को realize किया जा रहा है। So that is about cultivating.
our humanity, their problems, you know, how you are understanding their problems, and that is something making that scenario cosmopolitan. Now ये जो अप्रोच है ये कहीं ना कहीं पर जो लोकल प्रेफरेंसेस का जो प्रोजेक्ट है उसको पीछे छोड़ देता है और एक फुल्ली इंटरनेशनल क्रॉस कल्चरल इन्वायरमेंट के बारे में बात करता है. तो यहाँ पर when we are talking about all these perspectives, जब हम लोग इन सब पर्सपेक्टिव्स के बारे में बात करते हैं तो हम ये समझ पाते हैं, इस चीज पर हम लोग फोकस करते हैं कि कौन जो है वो सफर कर रहा है बिकॉज ऑफ डेप्रीवेशंस, तो उस चीज पे फोकस किया जाता है और यहाँ पर उनके कंडीशंस को, उनके प्रेडिकामेंट को क्वांटिफाई और डिस्क्राइब करने की कोशिश होती है. तो जो नासबॉम है वो यहाँ पर काफी हद तक अपने आइडिया के प्रति काफी हद तक जो वो कल्टिवेटिंग ह्यूमैनिटी का जो आइडिया लेकर आती है वो काफी कॉन्फिडेंट है बाय बिकॉज what she is doing is that she was employing Indian experts as her mediators, but in reality, so that she could hear the gender subaltern voices, वो Indian experts को mediators के रूप में employ करती है ताकि उनके through वो gender subaltern voices को सुन सके, लेकिन वो Indian vernacular languages को खुद उसमें बात नहीं करती है. तो नासबॉम और जो इंडियन वर्नाकुलर लैंग्वेज है उनके बीच में जब तक डिफरेंस है अकॉर्डिंग टू निकिता धवन, और ये जो आइडिया है ये एक्चुअली में वो स्पीवाक से प्रभावित है निकिता धवन, जहां पर वो इस डिफरेंस के बारे में बात करती है कि किस तरीके से जब तक आप सबाल्टर्न के लैंग्वेजेस को नहीं समझोगे तब तक आप रियल सेंस में उनके पेन को, उनके नीड्स को, उनके वॉइसेस को नहीं समझोगे. इसीलिए कहीं ना कहीं पर हम लोग बात करते हैं जैसे फॉर एग्जांपल स्पीवाक का वर्क है कैन सबाल्टर्न स्पीक, ये आप लोगों ने पढ़ा भी होगा. जब हम लोग कैन सबाल्टर्न स्पीक के बारे में बात करते हैं और जब स्पीवाक कैन सबाल्टर्न स्पीक बोलती है तब उनका मतलब दो सेंस में आता है. एक सेंस में जो मतलब निकल के आता है वो यही है कि जो एलीट क्लास लिख रही है सबाल्टर्न्स के लिए वो मीडिएटर्स का इस्तेमाल करके लिख रही है या उनकी लैंग्वेज के बारे में उनको पता है, बिकॉज लैंग्वेज कैन बी अ बिगेस्ट बैरियर. अगर आप लैंग्वेज नहीं जानते हो और आप मीडिएटर के थ्रू उसको जानने की कोशिश कर रहे हो देन यू वोंट बी एबल टू हैव then you won't be able to have or know, you won't be able to know real life, real pain, real sayings, real voice that is coming out of them. So that is something problematic for Nikita Dhawan. Second, what Nikita Dhawan is talking about, like first, let me tell you what Ulrich Beck has to offer about or for cosmopolitanism. तो उल्रिक बेक का ये मानना था कि क्योंकि हम एक बहुत इंटरडिपेंडेंट वर्ल्ड में रह रहे हैं जो कि बहुत तेजी से इंटरडिपेंडेंट होता जा रहा है, तो हम लोग इकोलॉजी से, फाइनेंसिस से रिलेटेड, सिक्योरिटी से रिलेटेड कुछ कॉमन थ्रेड्स को फेस कर रहे हैं. और ये जो वायोलेशन ऑफ राइट्स है, एक पार्ट वर्ल्ड के एक पार्ट में अगर किसी के राइट्स वायोलेट होते हैं तो दूसरे पार्ट में रहने वाले लोगों पर उसका असर पड़ता है. जैसे मैंने आपको रिलीजियन जब मैं करा रही थी तब मैंने आपको बताया था कि किस तरीके से स्विट्जरलैंड में, फ्रांस में सिक्स को टर्बन पहनने से रोका गया, महिलाओं को, मुस्लिम महिलाओं को वेल पहनने से रोका गया, एंड हाउ इट increased agitation in different parts of in different parts of the world. So I did discuss that part. So ये जो globalization of risk है, जहाँ पर हम लोग एक जैसे इकोलॉजिकल, फाइनेंसिस और सिक्योरिटी थ्रेड्स के अंदर है और जहाँ पर एक कोने में होने वाला कोई भी इंसिडेंट दूसरे कोने में, दूसरे वर्ल्ड के दूसरे कोने को इफेक्ट करता है. ये ग्लोबलाइजेशन ऑफ रिस्क जो है ये हमें इक्वल वल्नरेबिलिटी की तरफ लेकर जाता है. अकॉर्डिंग टू बेक हम लोग सब इक्वली वल्नरेबल हैं और ये कहीं ना कहीं पर एक कॉस्मोपॉलिटन मूवमेंट का बेस प्रोवाइड करता है.
so we are all living in a world risk society. हम एक world risk society के अंदर हैं, क्योंकि हम सब एक जैसे थ्रेट के प्रति वल्नरेबल हैं, और ये एक कॉस्मोपॉलिटन मूवमेंट को लेकर आता है. तो यहाँ पर जैसे कि बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल ये जो रिलेशनशिप है ग्लोबल रिस्क और ग्लोबल पब्लिक, आप इस रिलेशनशिप को कैसे समझ सकते हैं? जैसे निकिता धवन ये क्वेश्चन लेकर आती है. तो यहाँ पर जो बैक है वो ग्लोबलाइजेशन ऑफ कंपैशन को के बारे में डिस्कस करते हैं, और इसके आंसर के रूप में कि हम लोग इस रिलेशनशिप को, जो ग्लोबल रिस्क और जो ग्लोबल पब्लिक का जो क्रिएशन है, या जो कॉस्मोपॉलिटन का जो क्रिएशन है, इसके संबंध को हम लोग कैसे समझ सकते हैं? तो उसके जवाब में जो बैक है वो ग्लोबलाइजेशन ऑफ कंपैशन के बारे में बात करते हैं, और वो एक इवेंट के बारे में बात करते हैं, जैसे कि हेती में एक अर्थक्वेक आया था. तो जब हेती में अर्थक्वेक आया, एंड सुनामी के बारे में भी वो बात करते हैं कि जब सुनामीज आई, तब हम लोग देखते हैं कि सिटीजन्स जो थे, सब वर्ल्ड के सिटीजन्स, दे केम टुगेदर एंड दे वर सेंडिंग रिलीफ्स टू दीज पीपल. ये रिलीफ एफर्ट किया गया. So, जो वर्ल्ड रिस्क जो सोसाइटीज हैं, वो जब इस तरीके के थ्रेट्स आते हैं तो कहीं ना कहीं पर एक सोशल अकाउंटेबिलिटी क्रिएट हो जाता है, एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्रिएट हो जाता है. ये तब नहीं हो सकता जब हम अपने आप को नेशनल पॉलिटिक्स तक ही बांधेंगे. ये तभी होगा जब हम इंटरनेशनल कोऑपरेशन के कंटेक्स्ट में चीजों को देखेंगे. सो यहाँ हम लोग देखते हैं कि जो पब्लिक डिबेट हुई इन सभी पर, इन्होंने कहीं ना कहीं पर जो बहुत सारी वॉइसेस हैं उनको उन वॉइसेस को ये सामने लेकर आए, पब्लिक को पार्टिसिपेट करने का मौका मिला. अदरवाइज ये पॉसिबल नहीं था अगर ये पब्लिक डिबेट या ग्लोबल डिबेट का पार्ट नहीं बनते. तो बैक के अनुसार इंटरनेशनल सिविल सोसाइटी एक्टर्स, ये इन लोगों को एक नया अपॉर्चुनिटी दिया गया ताकि ये ह्यूमन राइट्स के फील्ड में कुछ कर सके, ग्लोबल जस्टिस के फील्ड में करने के लिए ये कुछ आगे आए. एंड एक नया जो नैरेटिव है, एक नया ग्रैंड नैरेटिव हम लोग के सामने आता है, और वो ग्रैंड नैरेटिव होता है रेडिकल डेमोक्रेटिक ग्लोबलाइजेशन का नैरेटिव. तो यहाँ पर जो बैक है वो कॉस्मोपॉलिटन रियल पॉलिटिक के बारे में बात करते हैं. तो कॉस्मोपॉलिटन रियल पॉलिटिक का मतलब हुआ, उसको एक्सप्लेन करते हुए बताते हैं कि जहां पर जो बैक है वो ग्लोबल इंस्टीट्यूशंस जैसे कि यूनाइटेड नेशंस हो गया, इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट हो गया, एनजीओज हो गए, ट्रांसनेशनल सोशल मूवमेंट्स हो गए, जैसे फॉर एग्जांपल वर्ल्ड सोशल फोरम, इनको एक ग्लोबल गवर्नेंस के एक लेजिटिमेट वैनगार्ड के रूप में देखते हैं. okay. तो उसको एक वैनगार्ड के रूप में देखते हैं, दैट इज ग्लोबल गवर्नेंस के एक वैनगार्ड के रूप में देखते हैं. सो इंटरनेशनल एनजीओ जैसे कि फॉर एग्जांपल एमनेस्टी इंटरनेशनल हो गया, ग्रीन पीस हो गया, they enjoy a high level of legitimacy in public sphere. ये public sphere में एक high level of legitimacy को enjoy करते हैं, and इनको ये माना जाता है कि ह्यूमन राइट्स और इकोलॉजी को ग्लोबल लेवल पर मॉनिटर करने के लिए ये बहुत ट्रस्टवर्दी इंस्टीट्यूशंस माने जाते हैं. अब यहाँ पर हालांकि जो नासबॉम और जो बैक हैं वो कॉस्मोपॉलिटनिज्म को एक सॉल्यूशन के रूप में लेकर आते हैं, जो पास्ट इनजस्टिसेस हुए उसके एक सॉल्यूशन के रूप में लेकर आते हैं, और एक प्रॉमिस के रूप में भी लेकर आते हैं कि ये फ्यूचर में इट इज गोइंग टू डू समथिंग बेटर. तो यानी कि नासबॉम और बैक बहुत इंथुजियास्टिकली कॉस्मोपॉलिटनिज्म को इंडोर्स करते हैं कि पास्ट में जो कुछ भी इनजस्टिस हुए ये उसको करेक्ट करेगा, यानी जो सेल्फ करेक्टिवनेस का आइडिया लेकर आते हैं, ये उसको को करेक्ट करेगा और प्रॉमिस और काफी प्रॉमिसिंग होगा फ्यूचर के लिए. तो यहाँ पर जो निकिता धवन है वो ये इम्फेसाइज करती है, लाइक हियर शी इज इम्फेसाइजिंग दैट Beck and Nasboom is not able to look at the complicities between liberal cosmopolitan articulation of solidarity and the global structure of domination that they claim to resist. यहाँ पर वो ये बोलती हैं कि
जो नाज़बुम और जो बेक है वो दोनों इस चीज पर फोकस नहीं करते हैं कि किस प्रकार जो लिबरल कॉस्मोपॉलिटनिज्म का जो सॉलिडारिटी का आर्टिकुलेशन है वो किस तरीके से उस डोमिनेशन के ग्लोबल स्ट्रक्चर को बनाए रखने में साथ दे रहा है, जिसको कि वो थ्रेट, जिसको कि वो खुद चैलेंज कर रहे हैं। यानी जिस स्ट्रक्चर को वो चैलेंज कर रहे हैं उसी स्ट्रक्चर को बनाए रखने में वो ग्लोबल, वो जो डोमिनेशन है ग्लोबल, जो ग्लोबल स्ट्रक्चर है डोमिनेशन का, उसके साथ हाथ मिलाकर काम करते हुए जिसके साथ मैंने स्टार्ट किया था, लिबरल कॉस्मोपॉलिटनिज्म एंड ग्लोबल कैपिटल, इफ यू रिमेम्बर, मैंने इसी के साथ स्टार्ट किया था। करते हुए वो उसी डोमिनेशन को एक्चुअली में बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं, जिस डोमिनेशन को वो लोग बोल रहे हैं कि हम चैलेंज कर रहे हैं। सो यहाँ पर जो निकिता धवन है वो इस कॉस्मोपॉलिटन के प्रोजेक्ट को ऑब्जेक्ट करती है, वो इस कॉस्मोपॉलिटनिज्म के प्रोजेक्ट के खिलाफ है, क्योंकि उनका ये मानना है कि कहीं ना कहीं पर ये उस हिस्टोरिकल प्रोसेस को क्वेश्चन नहीं करता है जिसके द्वारा कुछ इंडिविजुअल्स को ऐसे सिचुएशन में जाना पड़ा जिसके वजह से वो इस सिचुएशन में जाना पड़ा जिसकी वजह से वो सबऑर्डिनेशन की कंडीशन में आ गए। So what she is saying is that it fails to seriously address the historical process through which certain individuals are placed in a situations from which they can aspire to global solidarity and universal benevolence. So अगर हम लोग, यानी कि ये कहीं ना कहीं पर ये जो आइडिया है कॉस्मोपॉलिटनिज्म का, ये जो प्रोजेक्ट है कॉस्मोपॉलिटनिज्म का, ये कॉस्मोपॉलिटनिज्म के एक ऐसे कंसेप्ट को लैक करता है जिसमें कुछ अल्ट्रुइजिक हो सकता है, जो एक अल्ट्रुइजिक लैंग्वेज रखता है, जो परोपकार की भावना रखता है। दैट इज व्हाट शी इज सेइंग। एंड नाज़बॉम के बारे में व्हाट शी इज सेइंग इज कि जो नाज़बॉम है वो ऐसे तरीकों को एक्सप्लोर करने की कोशिश कर रही है जिससे लोगों की लाइफ को चेंज किया जा सके, उनकी लाइफ को इम्प्रूव किया जा सके। बट अकॉर्डिंग टू निकिता धवन ये अपने आप में एक प्रॉब्लम है, क्योंकि जो उसका जो पूरा एफर्ट है कि वो दूसरों के इंटरेस्ट में काम करना चाह रही है, लगता है बीच में कोई एंट्री करने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि उनका जो अपना अटेम्प्ट है कि वो डिस्टेंट अदर्स के इंटरेस्ट के लिए काम करने का जो उनका आइडिया है, और उनके पोजीशन के बियॉन्ड देखने का जो उनका आइडिया है, वो और जो आइडिया है कि सबको हमारी तरह ही एक अच्छा जीवन मिले, ये कहीं ना कहीं पर जो लोग यहाँ हैं और जो लोग कहीं और हैं उनके बीच में एक कनेक्शन को डिसरिगार्ड करता है। यानी कि हम लोग बिना ये समझे कि फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज ने थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज के लोगों के साथ कॉलोनाइजेशन के थ्रू क्या किया, इसको बिना समझे हम लोग उनके कंडीशन के बारे में एब्स्ट्रैक्ट सेंस में अगर बात करेंगे, जैसा कि नाज़बॉम बात करती है, तो ये प्रॉब्लमैटिक है। ये एक्चुअली में ये सिंपल तरीका है आपको समझाने का, एंड दैट इज नॉट इन योर रीडिंग। तो ये आप अगर उस रिलेशनशिप को रिगार्ड नहीं करेंगे, दैट इज द रिलेशनशिप बिटवीन हियर एंड एल्सवेयर और आवर्स एंड देयर, जब तक आप इस रिलेशनशिप को रिगार्ड नहीं करेंगे तब तक यू वोंट बी एबल टू ट्रांसफॉर्म देयर कंडीशन। सो दैट इज व्हाट शी इज सेइंग। तो यहाँ पर जो जैसा कि निकिता धवन ये बोलती है कि स्पिवाक ये आर्ग्यू करती है कि जो नाज़बॉम का जो कॉस्मोपॉलिटनिज्म है वो प्रोविंशियल कॉस्मोपॉलिटनिज्म है। प्रोविंशियल मतलब उसके अपने प्रोविंस, जो यूरोसेंट्रिक प्रोविंस है, वहां से लिया हुआ है, वहां से वो काम कर रहा है। एंड अगर देखा जाए तो ये जो कॉस्मोपॉलिटनिज्म है ये प्रोविंशियल है, ये गिवन है, एंड ये फर्स्ट वर्ल्ड मेट्रोपॉलिटन एकेडमिक्स के बारे में है। और देखा जाए तो जो थर्ड वर्ल्ड subaltern subjects hai, the whole idea is that they would be sharing the fundamental aims and interest that have been given to them by the first world. So like Spivak is arguing that Naßbom's cosmopolitanism is provincial, it is
given that a first world, it's like first world metropolitan academic and a third world, sexed subaltern subjects. It's like that they would be sharing fundamental aims and interests. So in that way, NASBOM जो है वो एक we can say कि she believes in critical Socratic pedagogy, जो कि कहीं ना कहीं पर यूरोसेंट्रिज्म को circumvent कर देगा through cultivating sensitivity to other cultures and perspective. हालांकि वो ये भी assert करती है कि वो imperialism का रिस्क ज्यादा लेना पसंद करेंगी, देन एक moral stand की बजाय, so this is like what the idea is that she would rather risk charges of imperialism than refuse to take a moral stand on urgent issues facing women. So this is something problematic when we are talking about NASBOM. And in contrast to NASBOM's faith in cosmopolitanism, सेल्फ करेक्टिव रिफ्लेक्सिविटी, मैंने आपको तभी ये टर्म बोल दिया था सेल्फ करेक्टिव, ये जो पीछे जो पास्ट में जो इनजस्टिसेस हुए उनको करेक्ट करेगा और बहुत प्रॉमिसिंग होगा फ्यूचर के लिए. जो स्पिवाक है वो कॉस्मोपॉलिटनिज्म वो प्रॉब्लमेटाइज करना स्टार्ट करती हैं, जहां पर उनका कहना है कि it's like that we are shifting the burden from white men burden to the burden of the fittest. और आप जानते हैं कि सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट का मतलब होता है, जब हम लोग डार्विन के बारे में बात करते हैं, that those who are unfit, they should not be part of the living in the world. So in that way, those who are unfit, the whole idea is that they are unable either to help or govern themselves in terms of providing, in terms of dispensers of justice and equality. Again, they are looking, as a receiver, as a receiver, they are looking for equality and justice and freedom from others. So यहाँ पर जो स्पिवाक है वो ये बोलती है कि it's a जो नस्बोम का जो वर्क है कॉस्मोपॉलिटनिज्म का, वो ऐसा लगता है कि एक शिफ्ट की तरफ लेकर जा रहा है. वो शिफ्ट है लाइक दोनों तरफ इक्वालिटी है, व्हाइट मैन्स बर्डन से द बर्डन ऑफ द फिटेस्ट की तरफ. तो दोनों तरफ हम लोगों को एक तरीके का इनइक्वालिटी देखने को मिलता है. यहाँ पर एक डिस्टेंस देखने को मिलता है. दोज हु आर डिस्पेंसिंग जस्टिस, राइट, सॉलिडारिटी, एड्स, एंड दोज हु आर रिसीवर्स, एंड दीज रिसीवर्स आर विक्टिम्स ऑफ रॉन्ग्स. ये जो रिसीवर्स है इनको माना जाता है कि ये जो उनके साथ गलत किया गया है उसके विक्टिम्स हैं. सो ये एक तरीके का that distance is actually a historical violence according to स्पिवाक. ये एक तरीके का हिस्टोरिकल वायलेंस है. ये जो डिस्टेंस है ये एक तरीके का हिस्टोरिकल वायलेंस है. सो हम लोग देखते हैं कि जब जो प्रोग्रेसिव एक्टिविस्ट है या जो इंटेलेक्चुअल्स हैं, जब ये सबॉल्टर्न ग्रुप्स के स्ट्रगल्स में बेनेवोलेंटली इंटरवीन करते हैं for greater recognition and rights, they actually reinforce the very power relations they seek to demolish. क्या होता है कि जब प्रोग्रेसिव एक्टिविस्ट और इंटेलेक्चुअल्स अपने आप को रिकॉग्नाइज कराने के लिए और अपने आप को ऐसे रिकॉग्नाइज कराने के लिए that they are the one who are talking about rights of the poor or of the third world countries, जब ये बहुत जब ये एक झुकाव के साथ बेनेवोलेंटली इंटरवीन करते हैं सबॉल्टर्न ग्रुप्स के स्ट्रगल्स में, तो एक्चुअली में ये एक पावर रिलेशंस को रीइंफोर्स करते हैं और उस पावर रिलेशंस को ही रीइंफोर्स करते हैं जिसे ये डिमोलिश करने के लिए क्लेम करते हुए आए थे. और यहाँ पर जैसे अगर कन्वर्सली अगर हम लोग बेक के बारे में बात करें, तो बेक का ये मानना था कि जो हमारे कॉमन वल्नरेबिलिटी है, that is something which is bringing us together, वो हमको साथ में लेकर आती है. पर जैसा कि हम सब लोग जानते हैं कि हम लोग एक जैसे स्टॉर्म को या एक जैसे वल्नरेबिलिटी को तो फेस कर रहे हैं, पर हम लोग एक बोट में नहीं है, हम लोग डिफरेंट बोट्स में हैं, जो कि एक बहुत बड़ा डिफरेंस है. तो यानी हम एक जैसे तूफान को सब लोग फेस कर रहे हैं, बट वी शुड अंडरस्टैंड दैट वी आर नॉट इन सिमिलर काइंड ऑफ
बोर्ड, सबके बोर्ड्स अलग है। हो सकता है कि किसी के बोर्ड्स में तगड़े से तगड़े तूफान को, स्ट्रॉन्ग से स्ट्रॉन्ग तूफान को रोकने के लिए या उससे मुकाबला करने के लिए कुछ इक्विपमेंट्स हो, और दूसरे बोट में है ही नहीं। हो सकता है कि एक बोट प्रॉपरली बनी भी नहीं हो, वो टूटी हुई बोट हो चारों तरफ से, तो वो लोग तो स्टॉर्म का सामना नहीं कर पाएंगे। सो यस, इट्स अ रियलिटी दैट वी आर having similar risks, like for example terrorism, but we don't have equal resources to fight those storms or to fight those vulnerability. तो जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर हम लोग बैक के बारे में बात करेंगे, तो अकॉर्डिंग टू बैक जो सुनामीज थी वो एक ग्लोबलाइजेशन ऑफ कंपेशन को क्रिएट की, बट स्पीवाक जो है वो उसके कॉन्ट्रास्ट में ये बताती है कि लाइक शी इज टॉकिंग अबाउट अ मेजर साइक्लोन इन कॉन्ट्रास्ट टू tsunamis. She's talking about major cyclone that took place in Bangladesh in 1991. और उसके बाद हम लोग देखते हैं कि there was an agency which came there to provide help to these people. So that is Medicines Sans Frontiers. So जो Medicines Sans Frontiers था, that is also called MSF workers. So जो MSF के जो वर्कर्स थे, they did not used to speak local language, and वो लोग इंटरप्रेटर्स के थ्रू काम करते थे। जब स्पीवाक उस गांव में जाती है बांग्लादेश के, तो वहां पर क्योंकि वो पहले भी इन लोगों के साथ काम कर चुकी थी, तो जब वहां जाती है तो कुछ जो विलेजर्स हैं वो उसकी तरफ भाग कर आते हैं और उसको बोलते हैं कि हम यहाँ पर वी डोंट वांट टू बी सेव्ड, वी वांट टू डाई, दे आर ट्रीटिंग अस लाइक एनिमल्स। हम लोग नहीं चाहते हैं कि हमें बचाया जाए, हम मरना चाहते हैं क्योंकि ये लोग हमें एनिमल्स की तरह ट्रीट कर रहे हैं। तो इस सिचुएशन में आप वेयर यू आर विदाउट एनी कॉमन लैंग्वेज, कैन वी थिंक ऑफ सॉलिडारिटी? क्या हम लोग सॉलिडारिटी के बारे में सोच सकते हैं जहां पर हमारी लैंग्वेज नहीं है? और इस टर्म्स में इसी वजह से जो श्रीलंकन फेमिनिस्ट है मालती दे एल्विस, वो ये पूछती है कि क्या हम लोग दूसरों के पेन को इम्पैथाइज करने के लिए ट्रूली कैपेबल हैं? दूसरे के पेन के प्रति इम्पैथाइज करने के लिए पूरी तरीके से हम लोग कैपेबल हैं? और अगर हमें उनके पेन को विटनेस करने के लिए अलाउ कर भी दिया जाता है, तो क्या इसके थ्रू हम लोग केयर और ह्यूमैनिटी को एफर्म कर सकते हैं? सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। सो इस तरीके से यहाँ पर what they are saying is that we need to find authentic victims who truly deserve our benevolence. हम लोगों को authentic victims को सर्च करना बहुत जरूरी है जो हमारे benevolence को truly deserve करते हो। So what do we do with our will, to empower, and what do we do with our will to empower the disempowered or disenfranchised and vulnerable? That is what we need to ask. और हम उन लोगों के साथ कैसे डील करते हैं जो इस तरीके के हेल्प को अगर कोई रिफ्यूज भी करना चाहे तो हम उसके साथ कैसे डील करते हैं? दैट इज ऑल्सो नीड टू अंडरस्टैंड, दैट शुड ऑल्सो बी पार्ट ऑफ द मिशन ऑफ सॉलिडारिटी। तो इसी के साथ ऐसे ही एक और स्कॉलर है इंद्रपाल ग्रेवाल, जो कि ये प्रपोज करते हैं कि जो कंटेम्प्रेरी कॉस्मोपॉलिटनिज्म है वो दो फंडामेंटल कंसेप्ट्स का आउटकम है। पहला जो कंसेप्ट है दैट इज वेयर वी आर टॉकिंग अबाउट लिबरल सब्जेक्ट्स एज अ प्रोसेसर ऑफ राइट्स, जहां पर हम लोग लिबरल सब्जेक्ट्स को ये मानते हैं कि ये राइट्स के प्रोसेसर है, ये राइट्स के आइडिया को प्रोसेस करेंगे, यही अधिकारों के बारे में बात कर सकते हैं। एंड जो दूसरा आता है वो आता है एक आता है आपका लिबरल सब्जेक्ट एज अ प्रोसेसर ऑफ राइट्स एंड द सब्जेक्ट ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड, और जो इंटरनेशनल ट्रेड के सब्जेक्ट है। सो हम लोग ये देखते हैं कि ये जो दोनों चीजें हैं, ये जो दो फंडामेंटल कंसेप्ट्स हैं, ये कंटेम्प्रेरी कॉस्मोपॉलिटनिज्म को लेकर आते हैं। जो कंटेम्प्रेरी कॉस्मोपॉलिटनिज्म है वो इसका परिणाम है। एक हो गया आपका इंटरनेशनल सब्जेक्ट ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड एंड द लिबरल सब्जेक्ट एज अ प्रोसेसर ऑफ
राइट। सो यहाँ पर जो ग्रेवाल है वो ये बताते हैं कि अगर ये जो दोनों चीजें ये एक दूसरे के बिना एग्जिस्ट नहीं कर सकती हैं, और इन दोनों के बीच का जो लिंक है वो कहीं ना कहीं पर कॉस्मोपॉलिटनिज्म के बारे में जो सेलिब्रेटरी डिस्कोर्सेज हैं उनको ऑब्लिटरेट करता है। सो यहाँ पर हम लोग देखते हैं अगेन, वो ऑब्लिटरेट करता है। तो ये जो इरेजर है ये एक क्रूशियल रोल निभाता है कॉस्मोपॉलिटन सब्जेक्ट्स के प्रोडक्शन में लेट कैपिटलिज्म के टाइम पर। और हिस्टोरिकली अगर देखा जाए तो जो कॉस्मोपॉलिट है जो कि हम लोग बोल सकते हैं जो कि एक एक जो कॉस्मोपॉलिट अगर हम लोग हिस्टोरिकली देखें तो जो एक अल्क्विजिकली आइडिया के साथ आए थे, जो नैरो बाउंड्रीज के साथ नहीं बनना चाहते थे, दे वर एक्चुअली मार्क्ड एज यूरोपियन बुर्जुआइज एलीट एंड मेल। वो यूरोपियन बुर्जुआइज एलीट और मेल के रूप में उनको मार्क किया गया। और जो न्यू कॉस्मोपॉलिटनिज्म का जो हमें डिस्कोर्स देखने को मिलता है, ये इस स्क्रिप्ट को दोबारा लिखने की कोशिश करता है बाय आर्टिकुलेटिंग cosmopolitan within localized setting, creating rooted, vernacular and lived cosmopolitan, and lived cosmopolitans, arguing that that अच्छा, let me just explain you rather than speaking in English. पहले क्या था कि जब हम लोग हिस्ट्री में पढ़ते हैं तो हम लोग देखते हैं कि ये जो जिसको नाम दिया जाता है यूरोपियन बुर्जुआइज वाइट मेल कॉस्मोपॉलिटनिस्ट, their main idea was to go beyond the boundaries to create solidarity. और उसमें क्या हो रहा था that they were leaving the differentiated context and the differentiated aims. They were culminating everyone with the aim that had been settled by them, by the white male Eurocentric पर्सपेक्टिव और यूरोसेंट्रिक कंटेक्स्ट। तो जो भी यूरोसेंट्रिक कंटेक्स्ट के द्वारा एम्स तैयार किए जा रहे थे, उन एम्स में इन लोकैलिटीज इन लोकल कंटेक्स्ट को एसिमिलेट कर लेना, that became कॉस्मोपॉलिटनिज्म। अब ये जो नया कॉस्मोपॉलिटनिज्म आ रहा है, जो कि हमें एक डिस्कोर्स और जो नया कॉस्मोपॉलिटनिज्म का देखने को मिल रहा है, ये फिर से इस स्क्रिप्ट को रीराइट करने की कोशिश कर रहे हैं और यहाँ पर कॉस्मोपॉलिटनिज्म को चेंज कर रहे हैं। यहाँ पर कॉस्मोपॉलिटनिज्म का मतलब है कि आप लोकलाइज सेटिंग्स को सेंटर में रखें, आप जो रूट्स हैं उनको सेंटर में रखें, जो वर्नाकुलर्स हैं उनको सेंटर में रखें। एंड यहाँ पर जो what they are talking about is that when we are talking about transnationalism, we should not forget the material conditions of different local contexts. These material conditions do play a very important role. And इस तरीके से एक नए रेडिकल कॉस्मोपॉलिटनिज्म को लाने की बात हो रही है, जो कि कहीं ना कहीं पर जो कैपिटलिस्ट ग्लोबलाइजेशन का जो आइडिया है उसको बिलो से, यानी कि उसके फाउंडेशंस को कम से कम चोट पहुंचा सके, उसको वहीं से रेगुलेट कर सके। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन एक जो रहता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो रहता है वो ये कि ये जो वर्नाकुलर कॉस्मोपॉलिटन्स हैं, क्या ये उन लोगों को जो कि जिनको पब्लिक स्फीयर से पहले बाहर निकाला गया, जिन्हें सुना नहीं गया, क्या ये उनको सच में इनेबल बना पाएंगे? क्या ये सच में उनको पावरफुल बना पाएंगे? ये जो न्यू कॉस्मोपॉलिटनिज्म्स हैं, ये कहीं ना कहीं पर हम लोगों को ये समझ में आता है कि ये कहीं ना कहीं पर एक बीच में फंसे हुए हैं, एंड वो जो ये दो स्फीयर के बीच में है, एक तो है पब्लिक स्फीयर जो कि एक तो है पॉलिटिक्स जो कि पोस्ट कॉलोनियल के वर्च्यूज को लेकर चलती है। एंड व्हाट वी आर फाइंडिंग इज कि जो कॉस्मोपॉलिटन डेमोक्रेसी है, एक तरीके का इंटरनेशनलिज्म जो है, या जो ग्लोबल मॉरल एंटरप्रेन्योरशिप है, ये सब के बीच में हमें न्यू कॉस्मोपॉलिटनिज्म देखने को मिलता है। सो व्हाट वी आर फाइंडिंग इज कि न्यू कॉस्मोपॉलिटनिज्म इज stuck between a politics which advocates virtues of post-colonial cosmopolitan democracy,
and managerial internationalism and global moral entrepreneurship, और जो लोगों को सुना जाना चाहिए या जो लोग जिनको हम लोग सबाल्टर्न कहते हैं, हम लोग देखते हैं कि वो उनकी लैंग्वेज को शेयर नहीं किया जाता, ना ही उनको सुना जा रहा है, ना ही उनको हर्ट किया जा रहा है इस न्यू कॉस्मोपॉलिटनिज्म में। तो यहाँ पर जो वर्नाकुलर कॉस्मोपॉलिटनिज्म है वो एक फैक्टर के रूप में आता है। Now I would like to take break for 5 minutes and I will be continuing after 5 minutes. Just let me have a glass of water. Thank you.
ओके सो यहाँ पर जो बात हो रही है वो ये कि फिर ऐसे कौन सी कंडीशन है ऐसे कौन से कंडीशन है जिससे कि जो सबॉडी या जब हम बोलते हैं सबॉल्टन, इस सबॉल्टन को ऐसे कौन से कंडीशन है जिसके द्वारा इनको वॉइस प्रोवाइड की जा सकती है. सो देयर आर two things which have been talked about. First is democracy and there is desubalternization. एंड इन दोनों का जो क्रिटिक है वो इसके बारे में बात की जाती है. जस्ट कमिंग के बारे में बात की जाती है विद एंड इन दोनों को ही प्रॉब्लमेटाइज किया जा रहा है. सो यहाँ पर जो निकिता धवन है इन दोनों कंसेप्ट को प्रॉब्लमेटाइज करती है और यहाँ बताती है कि अगर डेमोक्रेसी के बारे में बात की जाए तो डेमोक्रेसी को एक एक ऐसे स्फीयर के रूप में माना जाता है जो कि पब्लिक स्फीयर को बहुत इंपॉर्टेंट मानता है और ये पब्लिक स्फीयर को एक कॉर्नर स्टोन बना देता है जहां पर कलेक्टिवली पॉलिटिकल पावर का जो इस्तेमाल है वो किया जा सकता है. सो यहाँ पर जो सिटीजन्स हैं इस पब्लिक स्फीयर में वो अपने इनइक्वालिटीज को के कंडीशंस को प्रॉब्लमेटाइज कर सकते हैं, अपने क्वेश्चंस को अपने एक्सक्लूजन को क्वेश्चन कर सकते हैं. सोसाइटल डेलिब्रेशन से या पॉलिटिकल अरेंजमेंट से अगर उनको एक्सक्लूड किया गया है तो उनको क्वेश्चन कर सकते हैं, उनको प्रॉब्लमेटाइज कर सकते हैं. सो डेमोक्रेसी हैज प्रोवाइडेड दिस पब्लिक स्फीयर. नैन्सी फ्रेजर जो है वो ये इंसिस्ट करती हैं कि वो इंसिस्ट करते हुए कहती हैं कि जो नॉर्मेटिव जो एक हम लोग बोल सकते हैं कि जो सबॉल्टर्न काउंटर पब्लिक्स का जो पॉलिटिकल एफिकेसी है और जो नॉर्मेटिव लेजिटिमेसी है वो एक एंटीडोट की तरह काम करता है पब्लिक स्फीयर्स के सबॉर्डिनेशन के कॉन्ट्रास्ट में. यानी जो पब्लिक स्फीयर्स का सबॉर्डिनेशन हुआ है एक होमोजेनाइजिंग कंसेप्ट के एक होमोजेनाइजिंग स्फीयर के रूप में पब्लिक स्फीयर को लाने की जो कोशिश हो रही है उसके कॉन्ट्रास्ट में अगर देखा जाए तो जो सबॉल्टर्न काउंटर पब्लिक्स आया है वो एक नॉर्मेटिव लेजिटिमेसी लेकर आया है, एक पॉलिटिकल एफिकेसी लेकर आया है, ये एक एंटीडोट के रूप में काम करता है. यानी पब्लिक स्फीयर का जो होमोजेनाइजेशन हो रहा है और उसके द्वारा जो सबऑर्डिनेशन हो रहा है उसके एंटीडोट के रूप में ये सबॉल्टर्न काउंटर पब्लिक्स जो है इसका आइडिया आता है. एंड यहाँ पर जो काउंटर पब्लिक्स है उसको एक ऐसे डिस्कर्सिव एरिना के रूप में रिकॉग्नाइज किया गया है जहां पर सबऑर्डिनेटेड सोशल ग्रुप्स के जो मेंबर्स हैं वो काउंटर डिस्कोर्सेस को फॉर्मुलेट करते हैं, उसको सर्कुलेट करते हैं. जो अपोजिशनल इंटरप्रिटेशंस है डिफरेंट आइडेंटिटीज इंटरेस्ट और नीड्स के जो अपोजिशनल इंटरप्रिटेशंस हैं उनके प्रति. So what we are finding is when we are talking about the subaltern counter publics, this is recognized as a discursive. These are recognized as discursive arenas where members of subordinated social groups they are formulating and circulating counter discourses to formulate oppositional interpretations of their interest, नीड्स एंड आइडेंटिटीज. यानी ये सपोल्टन काउंटर पब्लिक्स कौन है जो कि अपने आइडेंटिटीज, नीड्स और अपने इंटरेस्ट को लेकर काउंटर इंटरप्रिटेशंस लेकर आते हैं और उसे फैलाते हैं. सो दैट इज कॉल्ड सपोल्टन काउंटर पब्लिक्स. ये जो ट्रांसनेशनल सपोल्टन काउंटर
पब्लिक्स हैं, ये सबाल्टर्न एजेंसी को पॉसिबल बनाते हैं, उनको इनेबल बनाते हैं, क्योंकि ये असिमेट्रिकल डिस्कर्सिव रिलेशंस के बारे में बात करते हैं। जो इम्पावर्ड जो इम्पावर्ड पब्लिक्स है, उनके बीच में जो असिमेट्रिकल पावर रिलेशंस रह गए हैं, जो असिमेट्रिकल डिस्कर्सिव रिलेशंस रह गए हैं, उनको ये लोग उजागर करते हैं। कहने का मतलब है, जिस रिलेशन को या जिस स्ट्रक्चर को हम लोग ऐसे दिखाते हैं कि दिस इज इक्वल, दिस इज इगैलिटेरियन, उसके अंदर से वो लोग अपने जो वो लोग अपने फेस कर रहे हैं, जिनके इंटरेस्ट को, नीड्स को पूरा नहीं किया गया है, वो उन काउंटर रियलिटीज को सामने लेकर आते हैं। इन सिंपल वर्ड्स यू कैन अंडरस्टैंड दिस, you can understand it like this. ऐसे ही जब हम लोग सैला बिन हबीब के बारे में बात करते हैं, वो डेमोक्रेटिक इटरेटिवनेस के बारे में बात करती है। ये जो इटरेशन का आइडिया ये इन्होंने दरिदा से लिया है, और जो बेन हबीब है वो इसको एक्सप्लेन करते हुए कहती है कि ये जो दिस इज एक्चुअली क्रिएटिंग अ पॉसिबिलिटी ऑफ रीअप्रोप्रिएटिंग एंड रीसिग्निफाइंग सिटीजनशिप। ये फिर से जो सिटीजनशिप का आइडिया है, जिसे ऐसे दिखाया गया है कि सिटीजनशिप इज विदाउट प्रॉब्लम, सिटीजनशिप इज लाइक अ पेनिसिया, वहां पर ये लोग सिटीजनशिप को रीअप्रोप्रिएट करते हैं, रीसिग्निफाई करते हैं, और इसको डेमोक्रेटिक वॉइस प्रोवाइड, जो भी मार्जिनलाइज्ड, जो भी पहले मार्जिनलाइज ग्रुप्स थे, उनको एक डेमोक्रेटिक वॉइस प्रोवाइड करने की कोशिश की जाती है। तो यहाँ पर जो पॉलिटिकल स्टेज है, उसमें नए एक्टर्स को इंसर्ट किया जाता है। तो इस तरीके की जो इटरेशंस है, ये कहीं ना कहीं पर एक ऐसे डायलॉग को पॉसिबल बनाता है, जहां पर जो लोग जो लोग सोशल फैब्रिकेशन से बाहर रख दिए गए या मार्जिनलाइज कर दिए गए, उनके स्कोप को मीनिंग प्रोवाइड किया जाता है। यानी कि एक नया सोशल ग्रामर तैयार किया जाता है, जहां पर इन लोगों के डायलॉग को, इन लोगों की लैंग्वेज को, इन लोगों के वॉइस को जगह दी जाती है। तो लाइक फॉर एग्जांपल, अगर हम लोग डेमोक्रेसी के बारे में बात करें, तो अमर्त्य सेन को नहीं छोड़ सकते, क्योंकि अमर्त्य सेन के अनुसार 20th सेंचुरी का जो मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर है वो डेमोक्रेसी है। लेकिन उनके अनुसार जो डेमोक्रेसी है वो अभी काफी हद तक चेंज हो गया है, क्योंकि जो डेमोक्रेसी जिस रेवोल्यूशनरी एस्पिरेशन के साथ स्टार्ट हुआ था, अब वो एक खोखला स्लोगन बन के रह गया है। नाउ स्टेट्स आर हैव बिकम सफिशिएंट टू ग्लोबल कैपिटल। जो स्टेट्स है वो ग्लोबल कैपिटल के काफी हद तक अधीन हो गए हैं। यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि एक तरीके से काउंटर डेमोक्रेसी का आइडिया हम लोगों को देखने को मिलता है, क्योंकि काउंटर डेमोक्रेसी का आइडिया आया है सर्विलांस के प्रति, डिनंसिएशन के प्रति एक काउंटर। हम लोग देखते हैं कि डेमोक्रेसी का आइडिया जो है वो हम लोगों को देखने को मिल रहा है। तो एक फिशर, और वी कैन से कि एक काउंटर सिचुएशन हो गई है। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में बात की जाए तो वो स्टेट से ज्यादा पावरफुल हो गए हैं, बट दे आर नॉट अकाउंटेबल to the people in the same way democratic government should be। जैसे डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट्स अकाउंटेबल होती हैं और होनी चाहिए, वैसे आप इन इंस्टीट्यूशंस को, इन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस को अकाउंटेबल नहीं बना सकते हो। सो हम लोग देखते हैं कि जो नेशन स्टेट्स हैं, वो हालांकि जो उनकी ऑटोनॉमी है वो काफी हद तक आज के टाइम पे उसका इरोजन हुआ है, लेकिन फिर भी ये एक हम लोग बोल सकते हैं कि एक बहुत इम्पोर्टेंट फैक्टर के रूप में लाइक नेशन स्टेट्स आज भी बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जो सॉवरेनिटीज आज के टाइम पर जो एरिना है वो एकदम चेंज हो गया है। सॉवरेनिटीज जो है वो मल्टीपल है, कॉन्ट्रडिक्टरी है, कंटेस्टेड भी है, और डिसेंट्रलाइजेशन और वी कैन से काफी हद तक हम लोग देखें तो अभी जो चीजें हैं वो ट्रांसनेशनलाइज होती जा रही है। तो स्टेट को वी कैन से दैट स्टेट कहीं ना कहीं पर वीक तो है, बट a democratic state can still play an important role, when we are talking about giving equal voice to marginalized. But that is in democratic way. And what kind of democracy are we talking about? That is something, we should focus on. There is a need to erase, we can say, what is happening is that a manipulation is going on about erasing the question of
neo-colonial subordination. We are not talking about neo-colonial subordination. We are not talking about the electoral process in the global south. You know, this all these things are actually the way democracy is working in global south. By not questioning that, we are actually reproducing the subordinity of people. You know, at the very moment that it seems to let them speak. जब हम ये सोचते हैं कि अभी ना बोलने दिया जाए, इन सब चीजों को इग्नोर करते हैं जब हम लोग, तो उसी टाइम पर हम एक्चुअली में इनको और ज्यादा साइलेंट बना देते हैं. तो हम लोग देखते हैं कि जो नेशन स्टेट्स हैं, पर्टिकुलरली ग्लोबल साउथ में, they have been forced to accept globalization. ये भी हम लोगों को अच्छे से पता है. गुड गवर्नेंस, यू नो, एलपीजी का मॉडल, यू नो, तो हम लोग देखते हैं कि ये है तो फोर्स ही. और कहीं ना कहीं पर ये जो पोस्ट कॉलोनियल स्टेट का जो अनविलिंगनेस है, जो ये इनकैपेसिटी है, यू नो, to ensure the fundamental rights of majority of its citizens and to provide them basic service, ये कहीं ना कहीं पर उनके vulnerability में contribute करता है. और पार्था चैटर्जी इसी चीज को आगे बढ़ाते हुए बोलते हैं, लाइक इसी चीज को आगे बढ़ाते हुए he is talking about how power relations are working. So he is talking about the modern politics, you know, and when he is talking about modern politics, he is talking about organized arena of politics, and organized arena of politics पर focus करते हुए he is talking about the struggles of those, उन लोगों के स्ट्रगल के बारे में बात करते हैं जो ना तो ट्रांसनेशनल काउंटर पब्लिक्स का पार्ट बन सकते हैं और ना ही इंटरनेशनल सिविल सोसाइटी का पार्ट बन सकते हैं. तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि एक जो स्मॉल ग्रुप ऑफ एलिट्स है पोस्ट कॉलोनियल कंट्रीज में, they are actually fulfilling the criteria of citizenship. वो एक्चुअली में वो सिटीजनशिप का क्राइटेरिया फुलफिल कर रहे हैं. जिसके मायने में सिटीजनशिप को या सिटीजन को समझा जाता है, वो एक्चुअली में जो क्राइटेरिया है सिटीजनशिप का, वो फुलफिल किया जा रहा है एलिट्स के द्वारा. वो फुलफिल किया जा रहा है इन एलिट्स के द्वारा, जो स्मॉल ग्रुप ऑफ एलिट्स है. एंड व्हेन वी आर टॉकिंग about the large people, those who are, you know, और जब हम लोग इनफैक्ट जब हम लोग मार्जिनलाइज्ड ग्रुप्स के पॉलिटिक्स को समझने की कोशिश करते हैं, तो हमें ये समझ में आता है दैट दे आर नॉट fit into that citizenship model. So what we are finding is कि जो large section है rural population का और urban poor और urban poor का post colonies में, they have the formal status of citizens, but they cannot access the organs of state in the same way as proper members of civil society can. जैसे नागरिक समाज जो है आज के टाइम पर, वो उन elite groups से कंट्रोल्ड है. तो जिस तरीके फॉर्मली तो सबको सिटीजनशिप मिली हुई है, लेकिन सब्सटेंटिवली और प्रैक्टिकल लाइफ में आप स्टेट को अप्रोच कर सकते हो या नहीं, इस सेंस में अगर देखा जाए तो जो मार्जिन पर जो लोग हैं या जो पुअर पीपल है, दे कैन नॉट डू इट, बट पीपल, एलिट पीपल, दे कैन डू इट. सो इन दैट वे what we are finding is कि कहीं ना कहीं पर हालांकि जो स्टेट है वो नेसेसरी पॉलिटिकल कंडीशंस को एक्सेलरेट कर रहा है ताकि जो कॉर्पोरेट कैपिटल है उसका वो बढ़ सके, एंड जो मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज हैं उनके लिए भी जो स्टेट है वो ऑब्लाइज है कि वो सर्वाइवल के कंडीशंस को सर्वाइवल के कंडीशंस को लेकर आ सके. जैसे कि फॉर एग्जांपल एंटी पॉवर्टी प्रोग्राम्स हैं, ये सब स्टेट के द्वारा बनाए जाते हैं. लेकिन वी आर एबल टू अंडरस्टैंड दैट the interest of corporates, they are somehow enhanced at the cost of marginalized groups. Like for example, we all are aware about how dispossession is taking place through capital growth in post-colonial economies. For example,
जो कॉर्पोरेट किस तरीके से जो कॉर्पोरेट्स है वो लैंड को ग्रैब कर लेते हैं, स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स बनाए गए हैं, कॉमन्स का प्राइवेटाइजेशन कर दिया गया है। ये सब जो तब चीजें हैं, ये we can say that they are actually shifting resources from social welfare to to the private, or we can say to these corporates. So हम लोग देखते हैं, लाइक चैटर्जी का ये कहना है कि इलेक्टोरल डेमोक्रेसी में जो गवर्नमेंट है वो डिस्पोजेस्ड को ऐसे ही नहीं छोड़ सकती है विदाउट एनी मीन्स ऑफ सब्सिस्टेंस, क्योंकि यहाँ पर जो रिस्क है वो ये होगा कि ये जो पीपल होंगे ये ज्यादा डेंजरस हो जाएंगे, जिनको छोड़ दिया गया है, जो मार्जिनलाइज्ड हैं, अगर आप उनके लिए कुछ नहीं करेंगे तो ये पीपल मेजोरिटी में हैं एंड दे कैन बिकम डेंजरस। सो जो पोस्ट कॉलोनियल डेमोक्रेसीज हैं दे आर करेक्टराइज्ड बाय एलीट कंट्रोल एंड पॉपुलर लेजिटिमेसी। तो यहाँ पर जो एक आइडिया आता है जो हमें देखने को मिलता है वो ये कि पॉपुलर लेजिटिमेसी तो है, पॉपुलर लेजिटिमेसी बहुत जरूरी है ताकि ये लोग खतरनाक ना बन जाए, लेकिन जो कंट्रोल है वो एलिट ग्रुप का ही हम लोगों को देखने को मिलता है। सो ये जो पूरा आइडिया है ये दिखाता है कि किस तरीके से जो लाइक फॉर एग्जांपल लाइक दीपेश चक्रवर्ती भी इस चीज के बारे में बात करते हैं कि किस तरीके से जो पोस्ट कॉलोनियल डेमोक्रेसीज हैं वो एक डिसजंक्चर के ऊपर काम करती है। वो डिसजंक्चर है बिटवीन द पेडागोजी एंड द परफॉर्मेंस ऑफ पोस्ट कॉलोनियल डेमोक्रेसी। पेडागोजी कहने का मतलब है जिस तरीके से चीजों को टेक्निक ऑफ टीचिंग, टेक्निक ऑफ लर्निंग, जिस तरीके से डेमोक्रेसी को लाया गया, दिखाया गया, पढ़ाया गया, समझा गया, और जिस तरीके से उसका परफॉर्मेंस किया गया, तो यहाँ पर एक डिस्जंक्चर हम लोगों को देखने को मिलता है। और जैसे कि फॉर एग्जांपल एक एग्जांपल के थ्रू इसको समझाने की कोशिश होती है। जैसे कि ये आइडिया था कि जो सबॉल्टन पीजेंट्स हैं दे मस्ट बी एजुकेटेड टू बिकम अ सिटीजन्स। ओके, ये आइडिया जो था, बिकॉज द होल आइडिया वाज, जैसे कि जो मिल का जो रिप्रेजेंटेशन का आइडिया है, जिसमें कि वो रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट के बारे में बात करते हैं, जैसे इंडियन गवर्नमेंट के बारे में, इंडियन स्टेट के बारे में जब बात हो रही कि पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडियन स्टेट का जो डिसीजन था वो था यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी का। और ये जो यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी का जो आइडिया था ये मिल्स के प्रिस्क्रिप्शन को वायोलेट करता था, जिसका ये मानना था कि जो यूनिवर्सल टीचिंग है वो यूनिवर्सल इन्फ्रेंचाइजमेंट का आधार होना चाहिए, तो ये यूनिवर्सल टीचिंग नहीं हुआ, और लेकिन यूनिवर्सल इन्फ्रेंचाइजमेंट सबको दे दिया गया। सो यहाँ पर जो आइडिया है, दीपेश चक्रवर्ती ये कहते हैं कि जो सबॉल्टन पीजेंट है वो सिटीजन बनने के लिए उन्हें एजुकेट होना जरूरी था, बट साइमल्टेनियसली they has this right to participate fully in the political life of the nation। ये जो एम्बिवेलेंस है ये काफी हद तक इंस्टिगेट किया एक इंटरप्शन को in the narrative of political modernity in post-colonial, in post-colonial context, post-colonial समाज में जो political modernity का जो narrative था, इस ambivalence ने इसको intervene किया, एंड ये जो नेशन है इसने इलेक्टोरल डेमोक्रेसी के एक पॉलिटिकल परफॉर्मेंस को प्रोड्यूस किया जो कि पावर के डिफरेंट रजिस्टर्स को रिवील करता है। तो यहाँ पर व्हाट ही इज सेइंग इज कि जो डिसइनफ्रेंचाइज्ड ग्रुप्स हैं they are using their limited space which is available to them to raise various demands, and the ruling classes are compelled to open up such spaces in their attempt to legitimize their positions of power। जो पावर में है वो इन स्पेसेस को खोलने के लिए कंपेल्ड भी है, वो इसलिए क्योंकि उसको अपनी लेजिटिमेसी बनाए रखनी है। सो यहाँ पर जो चैटर्जी है वो ये क्लेम करते हैं कि जो चैटर्जी है उनका ये मानना है कि जो मार्जिनलाइज्ड हैं दे आर एबल मोर एंड मोर टू स्पीक इन टर्म्स ऑफ very law that is used to dispossess them। जिस लॉ को का इस्तेमाल किया गया है उनको डिस्पोजेस करने के लिए,
उसी लॉ का इस्तेमाल करते हुए जो मार्जिनलाइज है उन्हें बात करनी चाहिए, वो बोल सकते हैं। एंड जैसे कि कुछ माइनॉरिटीज हैं, जैसे फॉर एग्जांपल दलित्स एंड ट्राइबल्स के बारे में वो बात करते हैं, वो बोलते हैं कि ये जो दलित्स एंड ट्राइबल्स हैं इनको इन स्ट्रगल से भी बाहर कर दिया गया। ये जो स्ट्रगल्स हुआ पावर एक्सरसाइज करने का, या वो जो स्पेस जो छोड़ा गया उसमें अपने अपने वॉइस को उठाने का, इस स्ट्रगल से भी बाहर कर दिया गया, बिकॉज दे डू नॉट हैव मीन्स टू मेक इफेक्टिव क्लेम्स टू दिस गवर्नमेंट, क्योंकि उनके पास वो इफेक्टिव रिसोर्सेज ही नहीं है जिससे कि वो इन गवर्नमेंट के प्रति क्लेम कर सके। सो यहाँ पर जो सबॉल्टर्निटी का जो नोशन है, सबॉल्टर्निटी का जो नोशन है, ये एक सेंट्रल कंसेप्ट के रूप में आता है, फेमिनिस्ट पोस्ट कॉलोनियल थ्योरी में काम करता है। यहाँ पर एक और टर्म मैंने आप लोगों से बात की थी, like I was talking about, if you remember, I was talking about desubalternation. So when I am talking about desubalternation, we should try to understand that that desubalternation is okay. Let me uh, uh, okay, let me put it in the points. सी सबॉल्टर्न आप किसको बोलते हैं? सबॉल्टर्न आप उसको बोलते हैं जिसको कि जो कि ऑर्डर लेता है, जो कि हमेशा ओबे करता है, and they are always considered to be non-hegemonic. They are always, their dissidents, their revolution, their dissidents practices are not considered to be organized and systematically, coherent, who can oppose power. Subalterns का मतलब होता है जो ऑर्डर लेता है, जो इसको ओबे करना ही आना चाहिए, जिसके डिसिडेंट्स जो है उसमें डिसिडेंट पॉलिटिकल प्रैक्टिसेस में कोहेरेंस नहीं है, ऑर्गेनाइज नहीं है, इसीलिए वो पावर को अपोज करने के लिए सही नहीं समझे जाते। तो सबॉल्टर्न्स जो है वो उन्हें ऑर्गेनाइज स्ट्रगल का पार्ट ही नहीं माना जाता है। जैसे कि अगर फॉर एग्जांपल अगर किसानों का आंदोलन हो रहा है तो उसमें कितने सबॉल्टर्न स्पीकर्स हैं? क्या उन सबॉल्टर्न्स का उन दलित किसानों के बारे में भी बात हो रही है? So nobody is bothered about that. What they want to speak, nobody is bothered about that. So हम लोग बोल सकते हैं कि जो सबॉल्टर्न्स हैं वो ऑर्गेनाइज स्ट्रगल का पार्ट नहीं होते हैं, और ये जो एक्सक्लूजन है ये एक तरीके के इनएबिलिटी को पैदा करता है जिससे कि वो अपने आप को रिप्रेजेंट नहीं कर पाते हैं। सो यहाँ पर जो ये हम ये बोल सकते हैं कि जो नॉर्म्स ऑफ रिकॉग्निशन है वो इनके फेवर में काम नहीं करते हैं, और जो सबॉल्टर्न ग्रुप्स हैं उनको ये माना जाता है कि वो इस नॉर्म्स ऑफ रिकॉग्निशन में कहीं ना कहीं पर फिट नहीं बैठते। दे आर अनइंटेलिजिबल, दे आर इलिजिबल, फॉर मेकिंग अ मूवमेंट, और फॉर इन फैक्ट their struggle cannot be recognized as a struggle because they are unintelligible, they are eligible to that. Now inversely इसका ये मतलब है कि जब भी एक पहले से डिसइनफ्रेंचाइज्ड इंडिविजुअल या कम्युनिटी गेन के बारे में बात होगी तो उनको एक पॉलिटिकल सब्जेक्ट के रूप में रिकॉग्नाइज नहीं किया जाएगा। एंड यहाँ पर जो सबॉल्टर्निटी है वो क्राइसिस में आ जाती है क्योंकि सबॉल्टर्न्स को कहीं भी स्थान नहीं दिया जाता है। सो द होल आइडिया इज कि व्हेन there will be a talk about previously disenfranchised individual or community gains recognition as a political subject, subalternity will be a crisis. They will not be considered as political subject. अगर कुछ subject बात कर भी रहे हैं सबऑर्डिनेशन की या सबाल्टर्न या या like for example मैंने farmers के बारे में बात की, these people will not be part of that struggle. They will seem to be unfit. So in that way their subalternity will be in crisis. So यहाँ पर जो स्पीवेक है ये
वो ये बोलती है कि ये जो प्रोसेस है डी सबऑर्डिनाइजेशन का, दिस इज persistently, you know, obstructed by वेंगार्डिज्म ऑफ इंटरनेशनल सिविल सोसाइटी। अंतरराष्ट्रीय नागरिक समाज का ये जो ये जो एक यू नो वेंगार्डिज्म जो आया है, ये सिर्फ एलीट के साथ ही कोरिलेट कर पाता है। ये इस सबऑर्डिनिटी को क्राइसिस में ले आता है, बिकॉज वन ऑफ द रीजन इज दैट वी डिड इन टर्म्स ऑफ लाइक स्पीवेक के कंटेक्स्ट में हमने पढ़ा कि बांग्लादेश में जो पीपल थे वो किस तरीके से रो रहे थे, यू नो, सो वो उनके वॉइस को समझ ही नहीं पाते बिकॉज दे डोंट हैव देयर लैंग्वेज, सो दे डोंट हैव देयर पेन एज वेल। तो यहाँ पर वो ये बोलती है कि कहीं ना कहीं पर ये जो वेंगार्डिज्म है सिविल सोसाइटी एक्टर्स का, ये एक ग्लोबल कैपिटलिज्म को आगे लेकर आता है। ग्लोबल कैपिटलिज्म में पर्टिकुलर तरीके के इंटेलेक्चुअल्स को लेकर आया जाता है जो कि फ्यूडैलिटी को बनाए रखता है। जैसे अगर हम लोग अगर फेमिनिस्ट के बारे में बात करें तो भी हम लोग देखते हैं कि जो फेमिनिस्ट हैं, क्यों दलित फेमिनिस्ट को आगे आने की जरूरत पड़ी, you know, that is what we need to understand। क्यों दलित फेमिनिस्ट को आगे आने की जरूरत पड़ी, because they were able to understand कि जो ये वॉइस आ रहा है स्ट्रगल का, उसमें इनके स्ट्रगल को स्थान ही नहीं मिल रहा है। और इन दलित विमेन के अंदर भी यू विल फाइंड कि इन दलित विमेन के अंदर भी कुछ और ऐसी कम्युनिटीज होंगी, पर्टिकुलर दलित कम्युनिटी, जो कि नहीं आ पा रही है आगे। ओके, सो यहाँ पर ये जो प्रोजेक्ट है डी सबऑर्डिनाइजेशन का, ये कुछ इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस हमारे सामने लेकर आता है। यू नो, जिस तरीके से डेमोक्रेसी काम कर रही है, जिस तरीके से पावर पॉलिटिक्स काम कर रही है, इवन इन स्ट्रगल्स इट इज नॉट पॉसिबल टू टॉक अबाउट डी सबऑर्डिनाइजेशन। और ये जो डी सबऑर्डिनाइजेशन का जो प्रोजेक्ट है, ये हमारे सामने कुछ क्वेश्चन लेकर आता है जो कि कहीं ना कहीं पर which it leaves necessarily unanswered। जैसे हाउ कैन वी लिसन टू एंड लर्न फ्रॉम दोज हु हैव बीन एक्साइल्ड फ्रॉम इंटेलेक्चुअल लेबर, जिनको इंटेलेक्चुअल लेबर से ही बाहर कर दिया गया, जिनकी सोच को किताबों में आने ही नहीं दिया जा रहा, शब्दों में जिनको बयान करने का मौका ही नहीं मिल रहा है, यू नो, वो आप उसको रिकॉग्नाइज कैसे करो, यू नो, जो कि लार्जर स्क्रिप्ट के बारे में जानते ही नहीं है, जिनको पता ही नहीं है कि just one second। जिनको पता ही नहीं है कि यू नो कि लार्जर पब्लिक तक पहुंचा कैसे जाए। तो हम लोग ये जो पैराडॉक्स है, यू नो, हाउ कैन वी रिजॉल्व दैट पैराडॉक्स, जिसमें कि जो इंटेलेक्चुअल है दे मस्ट लर्न टू बी ट्रांसफॉर्म थ्रू एन एथिकल एनकाउंटर विद द सबऑर्डिनेट, जिनको ये लर्न करना होगा कि वो यू नो सबऑर्डिनेट के साथ एथिकल एनकाउंटर के थ्रू ट्रांसफॉर्म करें। यू नो, ये कैसे होगा, इवन ये भी होना चाहिए कि वो जो लिख रहा है वो सबऑर्डिनेट एजेंसी को के प्रति कंड्यूसिव हो। दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। तो यू नो फाइनली हम लोगों को ये समझने की जरूरत है कि व्हाट इज द रोल ऑफ रॉन्ग्स इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ आवर एथिकल एजेंसी। हमारे जो यू नो हमारा जो एक कंसेप्ट बना हुआ है, रॉन्ग्स का क्या रोल होना चाहिए और क्या रोल है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, जब हम लोग एथिकल एजेंसी के बारे में बात करते हैं। तो यहाँ पर जो स्पीवाक है वो ये इस बात को यू नो काफी हद तक इंसिस्ट करती है कि जो रॉन्ग्स है उसे हमेशा राइट्स के विपरीत में नहीं सोचना चाहिए। Okay, now after this I will not allow Chanchal. Chanchal. Okay. तो यहाँ पर वो ये क्वेश्चन लाइक वो उनका ये मानना है कि जब भी हम लोग राइट्स के बारे में बात करते हैं, रॉन्ग्स के बारे में बात करते हैं, हमें उसे हमेशा राइट्स के कंटेक्स्ट में नहीं लेना चाहिए, राइट्स के विपरीत के टर्म में नहीं लेना चाहिए, बल्कि रिस्पॉन्सिबिलिटी एक और यू नो एंटोनिम हो सकता है।
जिसको कि हम लोग अभी तक राइट से डिराइव नहीं किए हैं। सो अगर हम लोग राइट्स के बारे में बात कर रहे हैं तो दूसरी तरफ एक्चुअली में हमें राइट्स के बजाय हमें रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में बात करनी चाहिए। रॉन्ग्स क्यों आ रहे हैं, रॉन्ग्स क्यों हो रहे हैं? कहीं ऐसा तो नहीं है कि मेजॉरिटी ने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी सही से नहीं निभाई हो तो माइनॉरिटी के रूप में रॉन्ग्स आ रहे हैं। सो इन दैट वे व्हाट शी इज सेइंग इज कि राइट बेस्ड और रिस्पॉन्सिबिलिटी बेस्ड ये जो डिफरेंशिएशन है ये कहीं ना कहीं पर कल्चर्स को वो सबॉर्डिनेट जो कल्चर सबॉर्डिनेटेड है उनके थ्रू हमें रीथिंक करने की एक एबिलिटी प्रोवाइड करेगा, जिससे कि हम लोग रिस्पॉन्सिबिलिटी के मतलब को दोबारा से समझने की कोशिश करेंगे। और जब हम लोग रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझेंगे तो यहाँ पर रिस्पॉन्सिबिलिटी को हम रिस्पॉन्सिबिलिटी टू अदर के रूप में समझेंगे। रिस्पॉन्सिबिलिटी को एक ड्यूटी के रूप में नहीं समझेंगे जहां पर हमें किसी को पर्टिकुलर सेल्फ को हमें फिट करने की कोशिश करनी है। तो यहाँ पर what they are talking about is when we are talking about Spivak and when we are talking about Gramsci, here Nikita Dhawan is talking about how can we undo subalternity. हम subalternity को undo कैसे कर सकते हैं? तो इस चीज के बारे में बात करते हुए वो ग्राम्सी और स्पीवैक पे इंटेलेक्चुअल राइटिंग्स को लेकर आती हैं और वो ये बोलती है कि ये जो टास्क है कि इसके लिए ये जरूरी है कि ये जो टास्क है सबॉर्डिनेटी को अंडू करने का, ये डिमांड करता है कि ग्राम्सियन और स्पीवाक का जो आइडिया है परमानेंट परसुएडर, इसको लिया जाए और ये जो परमानेंट परसुएडर का जो आइडिया है ये इस चीज की तरफ लेकर जाता है कि कैसे अनकोर्सिव परसुएशन ये अनकोर्सिव परसुएशन should function itself more and more forcefully, ज्यादा से ज्यादा फोर्सफुली इस अनकोर्सिव परसुएशन को सामने लेकर आना चाहिए। और जो स्पीवाक है वो अपना जो आइडिया लेकर आती है वो ये कि हमें सबॉल्टर्न को प्रिपेयर करना चाहिए कि वो हेजेमनी का जो सर्किट है उसमें आए, जो एलिट्स का जो सर्किट है उसमें आए और गवर्निंग करने के लिए कैपेबल हो, गवर्न करें। सो द चैलेंज इज एक्चुअली टू ट्रांसफॉर्म द सबॉल्टर्न फ्रॉम एन ऑब्जेक्ट ऑफ बेनेवलेंस इनटू एन एजेंट ऑफ डेमोक्रेसी। यहाँ पर बेनेवलेंस यानी कि दूसरे एजेंसीज, स्टेट, एनजीओ एंड ऑल, इनके बेनेवलेंस या अल्ट्रुइज्म पर डिपेंड होने के बजाय, उनका ऑब्जेक्ट बनने के बजाय इनको डेमोक्रेसी का एजेंट बनना चाहिए। तभी ये जो सबॉर्डिनेटी है इसको अंडू किया जा सकता है। और इसी के साथ जो स्पीवाक है वो अपना जब वो कंक्लूड करती है कैन द सबाल्टर्न स्पीक, with that imperative, रिफिकेशन के डेंजर के बजाय या डिसइनफ्रेंचाइज्ड ग्रुप वो ये बात करती है कि रिफिकेशन के डर के बजाय जो डिसइनफ्रेंचाइज्ड ग्रुप है उनका they can only come to voice through the necessary mediating role of the post-colonial feminist intellectual. Okay, so यहाँ पर वो ये बात करती है कि एक ये जरूरी है कि एक रिलेशनशिप जो हम लोग बोल सकते हैं कि एक इंट्रिंसिक पैराडॉक्स आना चाहिए रिलेशनशिप में, और ये जो रिलेशनशिप है दैट वुड बी बिटवीन इंटेलेक्चुअल एंड सबाल्टर्न। सो जो सब्जेक्ट पोजीशन है इंटेलेक्चुअल का, it is parasitic, means in relation to each other on on the subaltern's incapacity for self representation. ये जो सब्जेक्ट पोजीशन है इंटेलेक्चुअल का, ये एलिट के रूप में इसलिए स्थापित हो पाता है क्योंकि जो सबाल्टर्न है वो सेल्फ रिप्रेजेंट करने में इनेबल है, और ये जो एबिलिटी है ये इनको लानी होगी। अब यहाँ पर जो रॉबर्ट यंग है वो
एक डिफरेंट आइडिया लेकर आते हैं जहां पर वो डिलेमा के बारे में बात करते हैं। मैंने अभी अभी आपको ये बताया कि स्पीपेक ये बोलती है कि सबकी जो सबॉल्टर्न है उन्हें बेनेवलेंट जो अप्रोच है उससे बाहर आना चाहिए। दे शुड नॉट रिगार्ड देमसेल्व्स एज ऑब्जेक्ट ऑफ बेनेवलेंस अल्ट्रुइज्म, यू नो। तो यहाँ पर जो रॉबर्ट यंग है वो ये बोलते हैं कि ये जो बेनेवलेंट यूरोपियंस जो है ये एक तरीके के डायलेमा को फेस करते हैं। तो लाइक फॉर एग्जांपल अगर यूरोपियंस पार्टिसिपेंट है तो उनको बोला जाता है ये ओरिएंटलिस्ट है, और अगर यूरोपियंस पार्टिसिपेंट नहीं करते हैं तो उनको बोला जाता है ये यूरोसेंट्रिक इग्नोरेंट है, यू नो, ये इग्नोर कर रहे हैं, ये यूरोसेंट्रिक है। तो वो ये बोलते हैं कि तो फिर जो यूरोपियंस है वो करे क्या? अगर वो नॉन वेस्टर्न वर्ल्ड को पर कुछ लिखते हैं तो बोला जाता है ओरिएंटल है, अगर वो नॉन वेस्टर्न वर्ल्ड पर कुछ नहीं लिखते हैं तो बोला जाता है कि ये इग्नोर कर रहे हैं नॉन वेस्टर्न वर्ल्ड को, तो किया क्या जाए? तो स्पीवक जो है वो इस चीज को काउंटर करती है और वो बोलती है कि इट्स नॉट जस्ट दैट इफ यू आर पार्टिसिपेट, यू नो, that if you are participating then you are an orientalist। ऐसा नहीं है कि अगर आप पार्टिसिपेट करेंगे तो आप ओरिएंटलिस्ट हो जाएंगे, बट ये समझना जरूरी है कि आप किस तरीके से पार्टिसिपेट कर रहे हैं। so if you are participating in a certain kind of way then you are an orientalist, and it doesn't matter whether you are white or black। अगर आप एक पर्टिकुलर तरीके से पार्टिसिपेट कर रहे हैं जहां पर आप एक पर्टिकुलर तरीके से किसी की रियलिटी को अपने लेंस से रीइंटरप्रेट कर रहे हैं, वेयर यू आर नॉट ट्राई टू अंडरस्टैंड देयर रियलिटी, you know, you are not trying to understand their culture, their religion, and you are just interpreting that, then that is orientalism। और उससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप ब्लैक हो या व्हाइट हो, आप कोई भी हो, you know। तो यहाँ पर लाइक यहाँ पर वो ये बोलती है कि आप सुपरफिशियल टर्म में थर्ड वर्ल्ड को एक्सप्लेन नहीं करें, यू नो। आप इंटेंस डेप्थ के द्वारा रिसर्च करें, एंड तब हम लोग ये बोल सकते हैं कि आई मीन that you have done a commendable job। So she is asking to become European intellectuals a revolutionary tourist, एक रेवोल्यूशनरी टूरिस्ट की तरह होना चाहिए, यू नो, जो कि कुछ जो कि उस जगह को जानने के लिए, यू नो, बहुत एफर्ट कर रहा है। सो दैट इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट। एंड यहाँ पर जो पोस्ट कॉलोनियल फेमिनिस्ट इंटेलेक्चुअल्स हैं, they are actually what according to Dhawan is that they are actually caught in a double bind। वो एक डबल बाइंड में फंस गए हैं, एज यू नो, क्योंकि जिस स्ट्रक्चर को वो लोग क्रिटिसाइज करने की कोशिश कर रहे हैं कहीं ना कहीं पर वो उसी स्ट्रक्चर में इंटीमेटली रह रहे हैं और उसी स्ट्रक्चर को कहीं ना कहीं पर परपेचुएट करने की कोशिश भी करते हैं। तो यहाँ पर ये सोचने की जरूरत है कि हमारे जो सॉलिडारिटी के एफर्ट्स हैं, दे आर इंडिस्पेंसिबल बट दे आर इनएडिक्वेट एज वेल, बिकॉज हम लोग हमेशा एक डबल माइंड में रहते हैं। वी आर ऑलवेज वर्किंग in a condition without guarantees, you know, which bears within itself the necessity of its own critique, where the ethical interrupts the political। जहां पर जो ethical है वो political को लगातार interrupt करता है। तो हमें ये सोचना चाहिए कि हम एक पेनिसिया वाले कंडीशन में नहीं रहते हैं जहां हमने सब कुछ अचीव कर लिया है। You know, we should never have that guarantee। We should always create a space where on the basic of ethical responsibilities, you know, others could come up and they could raise their voice, they could become freely the part of politics, whether it is unorganized, because it's unorganized context के basis पर ही हम जो subaltern हैं उनको बाहर निकालते हैं। You know, so this is all about this article। तो मैंने आप लोगों के एक्चुअली मैं जो सभी यूनिट्स हैं वो अब फिनिश कर दिए हैं, और मुझे ऐसा लगता है कि शायद अब बहुत थोड़ा सा ही आप लोगों के साथ मुझे रिलीजन वाला पार्ट करना है। सो आई विल बी डूइंग इन योर ऑफलाइन क्लास। आज मैं आप लोगों को पूरे रीडिंग्स एकदम
पक्का है कि मैं आप लोगों को भेज दूंगी पूरे रीडिंग्स, और एक बार आप उसको देख के जरूर आइएगा, क्योंकि आपका सैटरडे को लास्ट क्लास है मेरे साथ ऑफलाइन। सो थैंक यू सो मच। आप लोग के जो भी क्वेश्चंस होंगे वो आप मुझसे क्लास में पूछ सकते हैं। रीडिंग टफ है ये वाला, लेकिन इंटरेस्टिंग बहुत है। जो भी आपने अभी तक पढ़ा है डेमोक्रेसी के बारे में, जिस तरीके से आप क्रिटिसाइज करते हो, एनी क्लास को क्रिटिसाइज करते हो, बस कुछ नए नए टर्म्स लिए गए हैं इसमें, लेकिन एग्जाम्पल्स वो वहीं से जो एग्जाम्पल्स है वो बहुत अच्छे अच्छे दिखाए गए हैं, जिसके थ्रू चीजों को एक्सप्लेन किया गया है। सो थैंक यू सो मच।